हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने पुणे फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज संडे है, 10 सितंबर 2023 है और मैं वीकली करेंट अफेयर लेके आता हूँ। जो पर डे किया जाता है उसी का जो कंपाइलेशन होता है कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जितना सारा चीज़ पढ़े हैं एक बार डिटेल से पढ़ लिया, फिर एक बार क्या हुआ ना, एक नज़र देख लिए तो सारे चीज़ को एक बार आदमी को रिविजन कर लेना चाहिए, जिससे आपका जो भी चीज़ पढ़ा हुआ है वो आपका फिर हमेशा के लिए आपके पास रहे। ओके, तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे वीकली कंपाइलेशन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 तारीख से पहले शुरू होगा। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का जितना भी सारा करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसी का हम आपके सामने रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बिना लेट किए हुए, ज्यादा समय नहीं देंगे क्वेश्चन पे। सिर्फ क्वेश्चन ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, डिटेल हर क्वेश्चन का किया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपका रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, 20वीं आसियान भारत सम्मेलन और 18वीं पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 सितंबर से 6 सितंबर की देश की यात्रा पर जा रहे हैं, मतलब चले गए। ये आपका सम्मेलन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आज 10 सितंबर है। ऐसा है ना कि भारत और आसियान शिखर सम्मेलन आपका अभी इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा था और 18वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन भी आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ और उसके बाद आपका जो है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन वो भी आपका इंडोनेशिया में हुआ। तो वहीं पे गए थे अपना प्रधानमंत्री मोदी जी और एस जयशंकर जी, और वहीं पे जाकर के इस बार जो तैमूर लिस्टे है, तैमूर लिस्टे में अपना हम लोग दूतावास भी खोलने वाले हैं, उसका घोषणा भी किया गया है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मारते चलिए। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है, थाईलैंड का तो बैंकॉक हो जाता है, हुई है। ठीक है, यहाँ पे थाईलैंड के भी बारे में। अच्छा चलिए आप आगे आते हैं, क्योंकि ये सारा चीज हम करा चुके हैं। अगर जाकर के आप नीचे पे जो आपका दिया हुआ है 4 तारीख का करंट देखिएगा तो सारा डिटेल अच्छा से। आसियान का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इंडोनेशिया है। अब अगला 2024 में जो होगा किसके पास चला जाएगा, लाओस को दे दिया है। ठीक है, क्या कहिएगा, आसियान का 64 मतलब 43, अब इस बार तो हुआ है 44वां जो बैठक होगा वो लाओस में होगा। ठीक है, पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भारत सहित इसके कितने 8 वार्ताकार देश है। याद रखिएगा, कहेगा कि पूर्वी एशियाई सम्मेलन जो है उसमें भारत से कितना हो जाएगा, 8 वार्ताकार देश है। ठीक है, अभी जो है 12 सूत्री जो है घोषणा पत्र भी किए मोदी जी। अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को पता लगाने के लिए कितने सदस्य के, तो 8 सदस्य की मंजूरी दी है। रामनाथ कोविंद जो है इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्यों में से आपका कौन, अधीर रंजन चौधरी, अमित शाह हो जाएंगे, गुलाम नबी आजाद हो जाएंगे, फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज करने के लिए, क्योंकि एक राष्ट्र के लिए एक चुनाव 1952 से लेकर 1967 तक एक साथ विधानसभा लोकसभा का एक साथ इलेक्शन हो रहा था। फिर यही सारा चीज को, क्योंकि विधि आयोग जो है कई बार बोल चुका है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसी को देखते हुए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया है। उस कमेटी को अभी विशेष सत्र आपका 18 से लेकर 22 तारीख में आने वाला है। देखिए किस चीज पे चर्चा होगा, बट एक कमेटी बनाए जिसमें 8 सदस्य। क्या बोलता है कि समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और अमित शाह जी, रंजन के जो है लोग आपका सदस्य होगा। टोटल 8 सदस्य होगा। ठीक है, ये सब हम डिटेल कर चुके हैं कि पहला लोकसभा, देखिए ये जो कमेटी बनाया गया है इसमें किस किस का सिफारिश करेगा, तो ये जान लीजिए। सबसे पहले क्या करेगा कि आपका लोकसभा हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, नगर जो भी आपका स्थानीय निकाय का चुनाव है, आपका नगर पंचायत हो या नगर आप क्या बोलते हैं नगर निगम हो या फिर आपका पंचायत राज हो, ये टोटल चुनाव को एक साथ कराने की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ओमान के सलाला में 5 पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर भारत खिताब अपने नाम कर लिया। देखिए अभी आपके ओमान का राजधानी जो है ओमान है ना, ओमान का राजधानी मस्कट है। तो ओमान के जो है सलाला में अभी 5 पुरुष, देखिए ये 5 क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। 5 क्या है ना कि जैसे हम लोग 50 ओवर का क्रिकेट हो रहा था ना, तो फिर उसका फॉर्मेट T20 में आया। उसी तरह से हॉकी का भी एक शॉर्ट फॉर्मेट बनाया गया है। ठीक है, अभी इसका पहला विश्व हॉकी कप 5 हॉकी कप भी होने वाला है और उसके लिए भारत क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है ना, तो ये सारा चीज है। किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया, ये याद रखिएगा। ठीक है, 5 पुरुष हॉकी कप में भारत किसको हरा कर खिताब जीत लिया, पाकिस्तान। और विश्व 5 पुरुष हॉकी में क्या किया है, क्वालिफाई भी कर लिया है। अगला जो होगा भारत उसमें खेलेगा। ओके, पाकिस्तान जो है उसमें हरा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, G20 शरेफा की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित किया जाता है। देखिए G20 का तो आपको हो गया, आज 10 तारीख है। 10 तारीख के दिन 9 और 10 सितंबर को जो है राष्ट्राध्यक्ष का ये बैठक था आपका दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है। अब ये सारा चीज खत्म हो गया है। ठीक है, आज अंतिम है, बहुत सारा घोषणा भी हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी ये आपका तेरेपा का जो बैठक हो रहा था तो हरियाणा के आपके नू में हो रहा था, मेवात। ये याद रखिएगा। और देखिए इसका जो है 2-3 चीज याद रखिएगा। G20 के बारे में एक वीडियो हम लेके आएंगे, क्योंकि आज 10 तारीख है, बहुत सारा चीज घोषणा हुआ है। अफ्रीका संघ को जो है G20+1 का मतलब उसको अस्थायी सदस्य का अध्ययन मतलब सदस्यता भी मिल गया है। बड़ा दिन अगला 24 में करेगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे जो है आपका और एक चीज का घोषणा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि एक कॉरिडोर बनाएगा। ठीक है, जो आपका एशिया से होकर सऊदी अरब UAE होते हुए यूरोप जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा उसमें देश है
उसके भी बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हरियाणा और मेवात मतलब हरियाणा के नू में जो है शेरेपा का अंतिम बैठक हो रहा था, चौथी बैठक हुआ था, और इसका शेरेपा कौन है, तो अमिताभ कांत है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ता है। देखिए ये सारा हम डिटेल कर चुके हैं, इसी वजह से हम अभी सब में लेंगे नहीं, हम सब पीछे का जो मेरा वीडियो देखिएगा सारा चीज इसमें किया हुआ। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। कितने तारीख को मनाते हैं, 2 सितंबर को मनाते हैं। नारियल हम लोग के लिए विशेष करके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जहाँ पे धूप पड़ता है, वहाँ पे विशेष करके होता है। भारत में सबसे अधिक नारियल केरल में होता है, ठीक है। इस वर्ष का थीम जो है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल होगा, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक नारियल दिवस 2009 से मनाना प्रारंभ करते हैं, मतलब किए हैं। विश्व का ग्राम अग्रणी नारियल उत्पादक देश इंडोनेशिया है, भारत केरल राज्य सबसे अधिक करता है, ठीक है। नारियल भूमध्य रेखीय जलवायु वाला फसल है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, नारियल के लिए इतना, एक बार कोई एग्जाम हुआ था, उसमें नारियल दिवस के बारे में पूछ दिया गया था। गुजरात सरकार भी जो है नारियल के लिए विशेष योजना चला रही है, भारत सरकार भी चाह रही है कि नारियल पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है। तो नारियल को थोड़ा सा सरकार यानी उगाने पर प्रयास कर रही है। नारियल दिवस के तारीख को हो जाएगा 2 सितंबर। वर्ल्ड में सबसे अधिक नारियल कौन उगाएगा, तो आपका इंडोनेशिया उगाएगा। अभी ये क्या है, आपको क्या कहिएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र में आपका नारियल होता है, इंडोनेशिया जानते हैं आप लोग। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर की, ये कनाडा की है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये पहले जो है ट्रांसजेंडर बनी है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेली है, ये नाम क्या हो जाएगा, डेनियल मैकग्राथ। कनाडा का राजधानी ओटावा, वहाँ पे टोरंटो जो अभी फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, भारत का 6 फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा, तो हाल फिलहाल में जो है टोरंटो में आयोजित चल रहा है, ठीक है। तो वही की है, कनाडा का राजधानी ओटावा है कि नहीं। वहाँ का जो है प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। अभी भारत भी आए हैं, ठीक है ना, G20 के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सोई मरिया थाई परंपरा प्रचलित है। तो सोई मरिया थाई ना एक ऐसी परंपरा है, ये तमिलनाडु का परंपरा था। इसमें क्या था कि कोई भी अगर लड़का लड़की को पसंद हो गया तो कोई भी वकील जो है उसको शादी दिलवा सकता है। तो इससे क्या हो गया, तमिलनाडु सरकार मतलब वहां पे कोई याचिका कर दिया और उसको रद्द कर दिया गया था। फिर ये सारे लोग उठा करके ले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको दोबारा से प्रचलन में लाने का बात कहा है। तो इसी वजह से ये आपका न्यूज में आ गया था। तो थाई मरिया थाई तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो भी न्यूज का चीज है बस मैं उसी को बताता हूँ जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली भारतीय महिला राजनयिका जो पाकिस्तान में हाई कमीशन की प्रभार ली है। देखिए अभी ये जो इसको देख रहे हैं, इसका हमारा गीतिका श्रीवास्तव है। जब से भारत, क्योंकि हम लोग आजादी के साथ साथ हम लोग विभाजन भी देखे, और विभाजन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो है राजनयिका वहाँ के प्रभारी दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर जो है राज्य का दर्जा हटा करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया 370 वहाँ पे जब से हटा, यानी 5 अगस्त 2019 से जब से वहां से हटा है आपका 370, तब से थोड़ा मैटर पाकिस्तान का हम लोग का राजदूत भी आ गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेंस था, तो फिर से दोबारा से बहाल करने की बात हो रही है। तो ये आपका गिरती वास्तव हो जाएगा वर्तमान में। तो वही सारा चीज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 सितंबर में हम लोग आता है, ठीक है। 5 सितंबर का क्वेश्चन का क्या बन सकता है देख लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग का क्या है ना कि 5 सितंबर में क्या है, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बागान किस टीम को पराजित कर 132वां डुरंड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो आप लोग जानते हैं एशिया का सबसे पुराना कप, इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब आपका कौन सा है, डुरंड कप है, ठीक है। इसका जो है स्थापना 1888 में हुआ था। इस बार जो है क्या कर दिया है ना, आपका जो है मोहन बागान जीत लिया है। साल्ट लेक स्टेडियम में हो रहा था, ईस्ट बंगाल को हटा के। रिकॉर्ड 23 साल बाद जीता है और मोहन बागान आपको ईस्ट बंगाल को हरा के जीता है और 17वीं बार इसने जीता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। और यहीं पे आपको अगर फीफा कहता है, ये सारा देखिए, ये सारा चीज हम बहुत बढ़िया से आपको पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको डिटेल देखना है चाहिए, आपको गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव, सारा चीज एशिया महिला फीफा कप जो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो, उसके बाद आपका कतर में जो है विश्व फीफा कप यानी फीफा वाला जो हुआ था वो कब स्थापना हुआ, क्या हुआ, सब हम बता चुके हैं। तो आप जाके देख सकते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का स्थापना 1888 में हुआ था। शिमला में सबसे पहली बार खेला गया था। मोहन बागान जो है 17वीं बार ये खिताब जीता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ईस्ट बंगाल 16वीं बार है। 2022 का डुरंड कप का विजेता बेंगलोर एफसी था। आप लोग को पता, पहली बार बेंगलोर जीता था 2022 में, ये बात याद रखिएगा। तो इस बार कौन जीता है तो क्या कहिएगा आपका, आप ये मोहन बागान जीता है। और किसको, ईस्ट बंगाल के मोहन बागान कितना 17वीं बार हो गया, ठीक है। चलिए, और यही फीफा कहेगा। अब अगर फीफा महिला वाला कहेगा तो स्पेन कहिएगा, और पुरुष फीफा कहेगा जो आपका कतर में हुआ था तो वो आप कहिएगा अर्जेंटीना, ठीक है। फ्रांस को हरा के जीता है, वहां के क्या है। चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, आगे क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। देखिए चैरिटी दिवस के कहने का मतलब ये है, ये मदर टेरेसा है, जानते हैं 1979 में इसको नोबेल मिला था। 1980 में इसको जो है आपका भारत रत्न मिला था। तो 5 सितंबर को ये जो है यहाँ की नहीं थी, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तरी मैसेडोनिया की थी, ठीक है। तो वहीं पे अपना यहाँ पे आई थी एक नन बन के, समझे ना। यहाँ पे ये आपका नर्थ वाले पे बहुत ज्यादा इसका जो है एक चैरिटी था, उस चैरिटी में बहुत ज्यादा इसका
योगदान रहा है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा के पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में स्कोप्जे यानी नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था, ठीक है। 5 सितंबर 1997 को उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के जब पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना की थी, ठीक है, कोलकाता में किया था। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल और 1980 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये इसके बारे में 2-3 इसके बारे में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, आपको जाके देख सकते हैं। तो अंदर ये आपकी कहाँ की हो जाएगी, नॉर्थ मैसेडोनिया की हो जाएगी। कब इसका जन्म कब हुआ, 1910 में, मृत्यु कब हुआ, 1997 में। में चैरिटी दिवस मनाते हैं। मदर टेरेसा 1979 में नोबेल और 1980 में, ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया की ये तो आपको याद ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, 5 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान या ऑपरेशन इस्माइल के तहत किस शहर को पुलिस ने 5000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास करवाया। देखिए क्या है ना, गृह मंत्रालय का जो है होम मिनिस्टर की तरफ से एक जो है आपका योजना चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मतलब इस्माइल कहिए या मुस्कान कहिए, ठीक है। इसमें क्या है ना, जो भी गुमशुदा बच्चा है या नाबालिग बच्चा है जिसका साथ शोषण हो रहा हो या गड़बड़ कोई दुर्व्यवहार हो रहा, तो उसको पुनर्वास के लिए और उसको बचाने के लिए राज्य सरकार की पुलिसों के साथ मिलकर के गृह मंत्रालय की तरफ से एक स्कीम चलाया जा रहा है जिसको ऑपरेशन इस्माइल कहते हैं। और इसके तहत जो है 5000 बच्चे को मुंबई से जो है आपका क्या कर दिया है, इसको बचाया गया है। तो ये याद रखिएगा। तो ये किसके साथ मिलकर काम करेगी, राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर काम करती है। और जो भी नाबालिग बच्चा है उसको फिर से पुनर्वास कराता है और उसको बचाने में सहयोग करता है, ठीक है। तो इस योजना गृह मंत्रालय की ओर से उद्देश्य क्या है, लापता बच्चे को खोजना और बचाना और पुनर्वास करवाना, ठीक है। राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर कार्य करेगी। ये सारा चीज मैं बता चुका। हम लोग का गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी है। और उसको जो है अभी आपका बोले ना 8 सदस्य जो कमेटी, उसका सदस्य भी बनाया गया है। इसरो के गगनयान मिशन के अंतर्गत किस लॉन्च वाहन का प्रयोग, देखिए अभी हम लोग गगनयान 2024 में जाने वाले हैं, 2022 में जाने वाले थे। कोविड की वजह से आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से गए नहीं। आदित्य L1 जाने के बाद अगला मिशन अब इसी पे, क्योंकि इसका प्रचलन इसको 3 चरण में किया जाएगा। पहले ऐसे भेजा जाएगा, फिर उसके बाद आपका रोबोट में भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मानव भेजा जाएगा, 3 या 4, ठीक है। तो अभी इसका जो है, इसका जो यान है, यान के बारे में पता चल गया कौन सा, तो HLV-M3 से भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपका ह्यूमन लॉन्च व्हीकल वाला है, ये से आपका भेजा जाएगा। 3 नंबर याद रखिएगा। गगनयान 2024 में लॉन्च करने के वाला है, ठीक है। ऑर्बिट पे छोड़ा जाएगा और कितना ऊपर में छोड़ा जाएगा, तो 400 किलोमीटर के करीब करीब। इस मिशन को 3 चरण में किया जाएगा। पहला चरण में मानव रहित होगा, जिसमें कोई मानव नहीं होगा, सिर्फ यान होगा, उसको छोड़ा जाएगा कैप्सूल को, कि वह कहाँ तक जाता है, कैसे होता है। फिर अगले में क्या हो जाएगा, रोबोट है, ठीक है, वयोमित्र है, ठीक है। वयोमित्र जो है आपका, ये क्या है, आपका रोबोट का नाम है, ठीक है। उसको क्योंकि देखिए मित्र मतलब मित्र हो या ना, ये आपका रोबोट का नाम है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, भेजा जाएगा। उसके बाद 3रे चरण में यात्री को भेजा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कौन से जाएगा, जैसे अभी आपका गया था ना जी चंद्रयान 3, ठीक है, LV-M3 Mark 4 से। तो उसी तरह से अभी आपका ये भी क्या बोलते हैं, आपका आदित्य L1 गया है PSLV-C57 से। उसी तरह से ये आपका यान होगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा यान का ही होता है। और उपक्षेपण, ये उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है हम लोग का जो बनाया जाता है, वो कहाँ पे बनाते हैं, ये यान को आपको श्रीहरिकोटा तिरुवनंतपुरम बने, मतलब क्या खाने का मत, सॉरी, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है ना, केरल। देखिए ये जो है यहाँ पे आपका पड़ता है, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। यहीं पे आपका ये सब यान वान जितना भी आपका प्रक्षेपण जो यान बनाया जाता है, जो उसका गाड़ी है, यही बनाया जाता है, ठीक है। और अभी सतीश धवन जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और एक यहाँ का है बंगलोर में है, UR राव, उडुपी रामचंद्र राव उपग्रह केंद्र है। ये 3 तो याद आप लोग रखिएगा। बहुत बार आदमी इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। और मिसाइल का जो भी परीक्षण होगा वो आपका कहाँ पे, व्हीलर द्वीप यानी APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। देखिए स्पीड है, गाड़ी स्पीड है, उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सारा हम बता चुके हैं। मेरा पीछे वीडियो पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल कर चुके हैं हम, ठीक है। एस सोमनाथ के बारे सारा चीज हम बता चुके हैं बढ़िया। काठमांडू कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन, देखिए ये हर बार किया जाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो आपका साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जो है एक आयोजन किया जाता है, जो ललितपुर आपका नेपाल में हुआ है, ठीक है। ये याद रखेगा, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, ललितपुर में किया गया था। क्या कि इसका जो है कि संयुक्त रूप से साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, किसके द्वारा, आपको काठमांडू कलिंगा, आप लोग का कलिंग उड़ीसा वाला जानते हैं, तो कलिंगा और काठमांडू का जो है साहित्य अकादमी दोनों मिलकर के किया जाता है। नेपाल के विदेश मंत्री जो है कौन है आपका, नारायण प्रसाद सऊद है, उसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशिया में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या कहिएगा, काठमांडू कलिंगा साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर में कौन उद्घाटन किया था, नेपाल के विदेश मंत्री कौन है, नारायण प्रसाद सऊद है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, कुछ क्योंकि हर दिन जो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है मैं उसको अलग से आपका
रख देता हूँ। तो वही है 12 फीट ऊंची G20 गांधी प्रतिमा। देखिए कहेगा कि अभी G20 चल रहा है कि पूरा दिल्ली में पूरा दुनिया के लोग आए, पूरा यूरोप उठ के आया, पूरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सारे अफ्रीका सब कुछ, क्योंकि अफ्रीका संघ में 55 देश है और अफ्रीका संघ जो है इसमें अब सदस्यता पूर्णता दे दिया गया है। तो समझ रहे हैं पूरा दिल्ली में विदेशी मेहमान से भरा हुआ है। G20 के बारे में क्या है ना कि सब कोई राजघाट, क्योंकि भारत के तो जानते हैं महात्मा गांधी के बिना भारत अधूरा है ना। तो 12 फीट ऊंची G20 गांधी का प्रतिमा लगाने वाले राजघाट के समीप में, ठीक है। तो ये याद रखेगा। गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में राजघाट का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पे सबको, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, वहाँ पे सबको बैठ के जितने भी विदेश के मेहमान आएंगे, विदेश के जितने भी अपने अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष है, सबको आगे अपना फोटो खिंचवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 फीट और एक मूर्तिमा बनाया, ये प्रतिमा बनाया गया है आपका भारत मंडपम के आगे, जो नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है। वो भी याद कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो है आपका दिख रहा है भारत मंडपम के आगे सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति है, अब तक का सबसे बड़ा नटराज का मूर्ति भारत मंडपम के आगे। ये प्रगति मैदान है ना दिल्ली में, प्रगति मैदान में ही भारत मंडपम का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। G20 विश्व का सबसे बड़ा इंडोर जो है आपका भवन बनाया है, मतलब सब बहुत आदमी वहां पे बैठ सकता है, बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। G20 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बैठक में 9 से 10 सितंबर को चीन के प्रधानमंत्री, देखिए अब यहाँ पे घटना क्या है ना कि जो अभी आपका G20 हो रहा है, तो चीन के प्रधानमंत्री और अपना रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं चीन के, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन कोई भी चीज होता है तो वहां से पूछ लेता है, तो इसका कौन आएंगे, ली कियांग आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, वो नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, वो लोग तो जानते ही हैं, हमेशा वो लोग का विवाद में चलता रहता है। चाइना जिधर देख लिया उधर अपना देश इसका भाग मानता है। इस चक्कर में हम लोग के साथ भी अभी अपना मैप जारी किया है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर को भी अपना ही बताया है, इधर भी तो पूरा अरुणाचल प्रदेश को अपना बता दिया अपना मैप में। जो आप अब देख रहे हैं ना गलवान घाटी वाला जो झड़प हुआ था, ठीक है, वहाँ पे आपका जो LHC है इधर तक दिखा दिया, तो ये सब गड़बड़ है, इसको लेकर थोड़ा मामला डेंस हो गया है, ठीक है ना। और ये आपका ब्रिक्स जो हुआ था जोहान्सबर्ग में, वहां पे भी जो है थोड़ा सा वो पाकिस्तान को लेकर के सहमत था कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में जोड़ना चाह रहा था, ठीक है, और जोड़ करके इसका विस्तार करना चाह रहा है। देखिए 6 सदस्य को अभी जोड़ा भी है, तो उसमें पाकिस्तान को भी नंबर में रखा था, बट ये चीज हुआ नहीं, क्योंकि अपना अस्तित्व को ब्रिक्स में अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो तो पाकिस्तान को शामिल करना चाह रहा था। चलिए, तो इसी वजह से बहुत सारा बात है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, अपना जो है इसको भेज रहा है, ली कियांग को, अपना प्रधानमंत्री को भेज रहा है। तो ये याद रखिएगा। G20 का जलवायु अनुकूल कृषि पर बैठक हैदराबाद के शमशाबाद में आयोजित हो रहा है। देखिए G20 का कृषि जो है, कृषि वाला याद रखेगा, क्योंकि अब लोग मोटा अनाज वर्ष के रूप में UNO में मनाया जा रहा है, और हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस बार अनुकूल जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आपका जो G20 का जो सत्र चल रहा है, 3 सत्र पे चल रहा है। हम लोग का क्या है, एक पृथ्वी, एक पृथ्वी है ना, एक फैमिली और एक भविष्य, है ना, ये थीम है ना। तो इस थीम में तो पहला दिन का जो मीटिंग हुआ, पहला आवर का, तो वो एक पृथ्वी था, उसके बाद एक फैमिली था, फिर 10 तारीख को आपका आज एक भविष्य पर होगा चर्चा। तो इसका मीटिंग सबका नाम दिया गया। तो इस मीटिंग में ये आपका जो है जलवायु के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो जब एक पृथ्वी की बात हो रहा था, तो सबसे पहले इसी बात को हाईलाइट किया गया था, क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन घोषणा कर चुका है क्योंकि आपका कहीं पे भी कोई बैठक होता है तो उसका एक घोषणा पत्र निकालता है। तो G20 का जो अध्यक्षता कर रहा है, जिसका जो फाइनल जो घोषणा सारा चीज किया जाएगा, उस पत्र को हम लोग क्या कहेंगे, दिल्ली घोषणा पत्र कहेंगे। तो उसी में आपका जलवायु का मुद्दा को भी सबसे आगे रखा गया, ठीक है। तो कोविड-19 को और आपका स्वास्थ्य को भी नंबर 1 में रखा गया है, ठीक है। तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट भी सामने आया है, ठीक है। डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों में ये नया पिरोला वायरस, ठीक है, ये आपका किसका, ओमिक्रॉन का है। ये आपका क्या बोलते हैं, सब वेरिएंट है, याद रखिएगा, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट पिरोला नया आया है। BA.2.86 का वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सबसे नया है, ठीक है, वेरिएंट है, जो अमेरिका के जो ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट से निकला है, ठीक है। 24 जुलाई 2023 को पहली बार पिरोला वेरिएंट का पता चला है। देखिए ये बहुत बड़ा लफड़ा वाला बात हो सकता है। अमेरिका में बहुत सारे लोग को जो है ये आपका पिरोला से आदमी संक्रमित है, ठीक है, और उसको उसी को होता है जिसको पहले कोविड हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता होगा, अब G20 है, बहुत सारे देश विदेश, कम से कम 200 मीटिंग आयोजित किया गया G20 का 100 सालों में। आप समझ जाइए, इतना विदेश के लोग आए हैं। अब अगर किसी को भी पिरोला उरोला हो गया है तो यहाँ पे फैलने का संभावना हो सकता है। देखिए आगे क्या होता है, मगर ये अभी सब वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का। तो चलिए, ये कितना तारीख का है, 6 सितंबर का है। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था, भारत बनाम इंडिया, तो इस पर भी बात होगा, आगे में लिखे होंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, BCCI का चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त। देखिए अक्टूबर से शुरू होने वाला है आपका वर्ल्ड कप, 13वां संस्करण होगा। तो अभी जो है
ये आपका जो है चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन है आपके, अजीत अगरकर के हैं। अजीत अगरकर के बारे में अभी बीसीसीआई का जो टीम का है आपका, इसके अब रोहित शर्मा की अध्यक्षता में जो है इसका आपका क्या किया गया है, ये टीम का घोषणा कर दिया गया। टोटल 15 सदस्य होगा। तो ये अजीत अगरकर के बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी, अब अपने बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है, ठीक है। राहुल द्रविड़ अब तक कोच हो जाएंगे, है कि नहीं है। और आईसीसी का अध्यक्ष कहेंगे तो कौन है, वो कोई ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है, गरेग ऐसे करके है, गरेग करके ही है, ठीक है, याद देख लीजिएगा, गरेग करके ही है, आईसीसी के अध्यक्ष है, ठीक है। तो वही है बीसीसीआई समिति के अध्यक्ष आपका अजीत अगरकर हो जाएंगे। बीसीसीआई का स्थापना जानते हैं आप लोग 1928 में, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसका जो है सचिव है अजय शाह है, और राहुल द्रविड़ हम लोग का मुख्य कोच है। और इस बार जो है किसके कैप्टनशिप में खेला जाएगा, तो रोहित शर्मा के कैप्टनशिप में खेला जाएगा। उप कप्तान कौन है, तो आपका गुजरात टाइटन के जो वो थे कप्तान थे, क्या नाम है उसका, बड़ा बढ़िया नाम तो मुझे। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या है, आसियान का 45वां बैठक का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक कहाँ किया जाएगा। तो अभी आसियान 45वां नहीं हो जाएगा, या जो मिस्टेक है या 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 कर दीजिएगा। 43वां बैठक का आयोजन कहाँ हो रहा है, हो चुका है ये, ठीक है। 44वां का भी घोषणा हो चुका है, लाइट्स में होगा। उसके बाद 2026 का भी घोषणा हो चुका है, वो भी म्यांमार से छीन करके आपको फिलीपींस को दे दिया गया। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा था। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो है, वो भी भारत आ चुके हैं आपका G20 के अध्यक्षता में, क्योंकि वो भी G20 का सदस्य है, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारा बात है। आसियान का 43वां बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हो गया। आसियान में टोटल कितना देश है, 10 देश है। 10 देश में से देखिए यहाँ से शुरू कीजिएगा, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है। उसके बाद आपका यहाँ पे कंबोडिया है, उसके बाद मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, यहाँ पे बुर्नु द्वीप में यहाँ पे बुर्नुई है, ठीक है। ये आपका ये जो आपका ये द्वीप है, हाँ ये द्वीप है, ठीक है। ये बुर्नुई है, बुर्नुई के बाद ये फिलीपींस हो जाएगा। और 11वां देश जो है आपका तिमोर लिस्टे को, आपको इसका जो है आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, बट इसका सदस्य के रूप में नामित कर दिया है। अब इसको भी अब में आपका आसियान समूह में होगा। तो ये आपको देश याद रखना चाहिए, इसका सचिवालय इंडोनेशिया के जकार्ता में ही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में 43वां आसियान सम्मेलन हुआ। अगला 44वां कहाँ होगा, तो आपका लाओस में होगा। यहाँ पे आपका लाओस है, थाईलैंड देख रहे हैं, ये आपका म्यांमार है, यहाँ पे आपका लाओस है, ठीक है। ये जो है एशिया का जो है स्थलबद्ध यानी चारों तरफ से लैंड लॉक देश है, ठीक है, लाओस याद रखिएगा। और उसके बगल में ये आपका वियतनाम है, नीचे में आपका कंबोडिया है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, याद रहना चाहिए देश का नाम। देश का जब नाम याद रहेगा तो आपको सारा चीज, यहीं पे अभी सार्का कहेगा तो जो भी दक्षिण एशिया का देश होगा तो वो सार्का हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण पूर्व का कहेगा तो आपको आसियान का हो जाएगा। आसियान का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये याद रखिएगा। 1967 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। और कौन सा घोषणा, बैंकॉक घोषणा पत्र से, ठीक है। बैंकॉक किसका, थाईलैंड का राजधानी है। किसके जो है पहल से हुआ था ये, मेन इसमें रोल निभाया था सिंगापुर का जो है पहला जो है राष्ट्रपति बहुत ली क्यांग था, ठीक है। बहुत जो है आपका क्या था, ली क्यांग, ये जो है उधर मतलब इसको स्थापना करने में इसका बहुत ज्यादा रोल था। तो ये सारा देश आपको याद होना चाहिए। शुरू कीजिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, उसके बाद आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बुर्नुई, ठीक है, फिलीपींस, ये सारा देश मिलकर के। और 11वां देश आपका कौन हो जाएगा, तिमोर लिस्टे। ये याद रखना है आपको। चलिए आइए, महिला विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया ड्रेस पर किस देश द्वारा, देखिए अबाया क्या है, अबाया एक तरह का मुस्लिम जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो यूज करती हैं। ये क्या है ना, एक ढीला ढाला ड्रेस होता है। अबाया देखिए, एक अबाया होता है, एक हिजाब, जो बुर्का जिसको बोलते हैं। बुर्का में क्या है ना, पूरा ढका हुआ रहता है, मगर अबाया में पूरा ढका हुआ नहीं रहता है, आपका चेहरा दिखेगा, ठीक है, इस तरह का। और आपको पता है फ्रांस जो है धर्म को मतलब राज्य जो है देश से जो है अलग रखा है, कि कोई भी ऐसा धार्मिक कपड़ा आप पहन करके कुछ संस्था में ना जाए जिससे आप कोई विशेष रूप से आप दिखें या प्रतिनिधित्व आपका दर्शाए कि आप कोई विशेष समूह से हैं या किसी विशेष धर्म से। तो इस टाइप की चीजों को अभी बुर्का भी बैन सबसे पहले फ्रांस से ही उधर करवाया था, तो वही बात है। तो अभी अबाया ड्रेस को ये बैन कर दिया। ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, अबाया उसको बोलते हैं, ये फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस का राजधानी पेरिस है। थोड़ा फ्रांस का आपका लोकेशन हम दिखा देते हैं। देखिए कोई भी चीज मैप से हम दिखाने का प्रयास इस वजह से करते हैं जिससे ना आपको थोड़ा सा जी ज्यादा अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। इसी वजह से हम ये आपका आप देख रहे हैं, यही आपका फ्रांस है। ये देखिए, ये आपका पुर्तगाल है, ये आपका स्पेन है, ये आपका फ्रांस है, यहाँ पे जर्मनी है, ठीक है। ये आपका फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस के ऊपर में आप नीदरलैंड है, यहाँ पे आइएगा तो नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका डेनमार्क हो जाएगा। तो ये वाला चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पे आपका फ्रांस है, ये आपको, ठीक है। ये आपका इंग्लैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है, और ये उत्तरी आयरलैंड है, ये आयरलैंड है, ठीक है। ये आपका स्कॉटलैंड है, वेल्स है, और ये ग्रेट ब्रिटेन है। ये यहाँ पे आपको
ठीक है, फ्रांस का राजधानी पेरिस है। और यहाँ के जो है मैक्रोन है, यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है इमानुएल मैक्रोन है। इमानुएल मैक्रोन ही है, ठीक है, इमानुएल मैक्रोन ही देख लीजिएगा फ्रांस का राजधानी। वो अभी भारत भी आए हैं G20 की अध्यक्षता में, क्योंकि फ्रांस जो है इसका सदस्य है, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन ही G20 का क्या है, सदस्य। तो यूरोपियन यूनियन में ये टोटल देश आता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं के बारे में। G20 का अगर कहिएगा, देखिए आपको यहाँ G20 देश दिखेगा तो देखिए G20 में कौन आपका, यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है, कनाडा से शुरू करना है। कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। अब आप यूरोपियन यूनियन में टोटल आपको यहाँ पे हम दिखाए थे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपका इंग्लैंड है, ठीक है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन है, अगर ऊपर जाइएगा स्कॉटलैंड है, इधर वेल्स है, उधर उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पे फ्रांस आपको बोले, फ्रांस है, जर्मनी है। ये पे आप आइएगा तो ये आपका ओवर इधर वाला देख रहे हैं ना, ये आपका नॉर्वे है, ठीक है, ये आपका नॉर्वे है, ये आपका स्वीडन है, ये आपका फिनलैंड है। फिर इधर आपका बाल्टिक देश है, इधर बाल्टिक देश है आपका, लटविया है, उसके बाद इस्टोनिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज, ये आपका सारा देश है इसका G20 का। इधर से लीजिएगा तो दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की। फिर इधर आइए तो इधर आपका कौन सा हो जाएगा, रसिया आ जाएगा टोटल। फिर चाइना हो जाएगा, भारत हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर आपका जापान हो जाएगा, ठीक है, कोरिया गणराज्य है। ये सारा देश इसका G20 का सदस्य है। क्योंकि G20 यहाँ पे हो रहा है इस बार, तो आपको G20 के बारे में जान। और देखिए अभी सबसे बड़ी बात है ना कि अफ्रीकी संघ को जो है इसमें स्थापना कर लिया। आप अफ्रीकी संघ देखिए, अफ्रीकी संघ का स्थापना 1963 में हुआ था। एक वहाँ का लोकल मतलब कि जो भी अफ्रीकी एक समूह होगा, फिर इसका विस्तार होकर के 2002 में जो है इसका विस्तार दिया गया। 2002 का अफ्रीकी संघ हुआ। ये सारा देश टोटल 55 देश है। तो ये एक इस समूह को, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे ही समूह को भी आपका G20 में आपको शामिल किया गया। भारत का इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। अफ्रीका वाले हम लोग, क्योंकि हम लोग ग्लोबल साउथ का बात करते हैं हमेशा। मोदी जी कहता है कि ग्लोबल साउथ, अगर जितना भी ये अल्प विकसित देश है, अगर ये आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे, क्योंकि हम लोग विकासशील देश है और ये लोग क्या है, विकसित देश है, ठीक है। और ये अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप में जितना भी देश देख रहे हैं, ये अल्प विकसित देश है, ठीक है। इसका जो है प्रति व्यक्ति इनकम बहुत कम है। यहाँ पे गरीबी, भूखमरी हर दिन सत्य पलट होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रतिनिधित्व चाहिए। अगर G20 में अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो इधर के देश का स्थिति सही हो सकता है। 55 देश है इसमें टोटल, कितना देश है, 55 देश है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज हम कहाँ बता रहे थे, फ्रांस को बता रहे थे, ठीक है। इमानुएल मैक्रोन है और फ्रांस का राजधानी पेरिस है। फ्रांस के बारे में तो जानते हैं, छोरा एवं सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को, है। यही है फ्रांस में, सब लोग गए ना, अब आया देश यही पे। चलिए फ्रांस, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए थे, वही इमानुएल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान, पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। दुनिया भर में चुनिंदा प्रमुख नेताओं को, प्रतिष्ठित हस्तियों को ये दिया गया। देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारा फिजी गए थे, उनका भी अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रांस का भी मिल गया, फिर ग्रीस का भी मिल गया है, फिर आपको मिस्र में भी गए थे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नाइल भी दिया गया है। तो मिला जुला के अब तक टोटल अगर इसका प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर अवार्ड देखा जाए तो 13 तो पहले हो गया था, अभी तरह आपका ग्रीस का जुड़ गया, यानी 14 सम्मान के देख लीजिएगा एक बार, 14 ही होगा, ठीक है। ये सम्मान टोटल इसको दिया गया है। बहुत सारा सम्मान इसको मिला है, भूटान, बांग्लादेश, यूएई, बहुत सारा लोग इसको, बहुत सारा विदेश में। तो आपका हाल फिलहाल में अभी 3 इसको बहुत ज्यादा फेमस, 3 नहीं 4 याद रखिएगा। देखो फिजी में गया हुआ था, ठीक है, फिजी का राजधानी सुबह, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में पड़ता छोटा सा जो देश है, ठीक है, वहां पे मिल गया। उसके बाद फ्रांस में मिल गया, उसके बाद फिर आपका ग्रीस में मिल गया, जिसको हम लोग यूनान कहते हैं, जिसका राजधानी एथेंस है। उसके बाद आपको मिस्र में मिल गया, जहाँ के आपके कौन है, फतेह अल सीसी है, ठीक है ना। तो ये सारे देश को मिल गया है। ये सारे देश का सर्वोच्च सम्मान अपने मोदी पर भी हाल फिलहाल में मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगी, सबसे कुछ आता है जिससे आप छूटे ना। भारतीय नेवी द्वारा तैयार पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत द्वारा स्वदेशी रूप में बनाया गया है गाइडेड डिस्ट्रॉयर, पहला मिसाइल बनाया गया है भारतीय नौसेना द्वारा, तो उसका नाम INS दिल्ली है। और इसका विशेषता यह है कि अभी ये श्रीलंका के तट पे गया हुआ था और वहीं पे जो है आरोग्य मैत्री के तहत, आरोग्य मैत्री क्या है कि जो भी हम लोग का मित्र देश है या पड़ोसी देश है, वहाँ पे क्या है ना, जो मेडिकल मुहैया कराना है, वहाँ पे जो है आपातकाल का जो है आपको एक तरह से हॉस्पिटल बनवाना है, तो यही वहाँ पे गया हुआ था। तो इसी के तहत ये बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो INS दिल्ली को याद रखिएगा, पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो कौन है? INS दिल्ली है। ये क्या है? आरोग्य मैत्री पहल आपको समझा दिए, भारत सरकार का ये पहल है। जितने भी मित्र देश या पड़ोसी देश है
वहाँ पे क्या है ना, आपको मेडिकल यानी स्वास्थ्य का जो भी चीज है वहाँ पे आपको ये मुहैया कराएगा, ठीक है। और G20 का इस बार विशेष करके, क्योंकि कोरोना आने के बाद सब किसी का, पूरे विश्व का आंख खोल दिया है कि कैसे लोग को आपातकाल स्थिति में वैक्सीन का कैसे मुहैया कराना चाहिए। तो जब तक सारा कम्युनिकेशन बना हुआ नहीं रहेगा तब तक आप कैसे किसी को दीजिएगा। देखिए ये वैक्सीन की वजह से कितने देश, जो देश विकसित नहीं कर पाया वैक्सीन, तो बहुत ज्यादा नागरिक का वहाँ पे मृत्यु हो चुका बहुत सारा देश का। तो ये सारा पहल होना चाहिए। तो आरोग्य मैत्री पहल के तहत श्रीलंका को आरोग्य मैत्री क्यूब दिया गया है, ठीक है। और 72 आरोग्य क्यूब मिलकर के जो है एक आपका हॉस्पिटल टाइप का बनता है, और उस हॉस्पिटल में आपका सारा कुछ रहेगा, लैब रहेगा, सिटी स्कैन रहेगा, सारा जितना भी मशीन होता है सारा हर एक चीज सुविधा होगा। तो वही दिया गया है, ठीक है। आरोग्य मैत्री क्यूब दिया गया है। इस क्यूब में प्रोजेक्ट भीष्म के तहत प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रोजेक्ट भीष्म का जो है मतलब घोषणा किया था कि प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ये चीज आरोग्य मैत्री में क्यों बनाया जाएगा, ठीक है। आरोग्य मैत्री पहल के तात्पर्य से इसके तहत भारत अपने मित्र देश को जरूरी मेडिकल जो इक्विपमेंट है, साजो सामान है, वो चीज दिया जाएगा। आरोग्य मैत्री क्यूब को भारत ने दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल लॉन्च किया है। कहेगा कि दुनिया का पहला डिजास्टर हॉस्पिटल कौन लॉन्च किया था, क्या कहिएगा, भारत किया है, आरोग्य मैत्री के तहत किया गया है। और अभी टोटल जो है क्यूब दिया गया किसको, श्रीलंका को, ओके। जिसमें से इनमें 72 क्यूब तैयार किया जा सकता है। इन क्यूब में तो सारे जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट आता है, जैसे एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन मशीन इत्यादि, लैब वैब, जो भी जितना भी मेडिकल का चीज होता है सारा चीज आपका क्यूब में रहेगा। टोटल 72 क्यूब जो है, 72 क्यूब से एक आपका मेडिकल तैयार किया जाएगा। भारत में जो है ये करने वाला, डिजास्टर हॉस्पिटल लॉन्च करने वाला भारत क्या है, पहला देश है, ये याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे भीष्म याद रखना है। भीष्म क्या है तो कह दीजिएगा कि ये जो है आपका आरोग्य मैत्री के तहत जो है भीष्म प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया जा रहा है। ये आपका देखिए एग्जाम में थोड़ा सा आपको अलग हट के पूछता है कि जो चीज खबर में रहे, जो चर्चा में रहे, तो उसको आपको विशेष करके ध्यान देना है। हाल ही में किस राज्य के रायगढ़ सॉल, एक रायगढ़ सॉल है, ठीक है, पीबीटीजी सब यूज करता है, ठीक है। और ये उड़ीसा का है, ये जो पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइब्स जो ग्रुप है वही बनाते हैं। और अपने जो उसके घर में कोई आते हैं, मेहमान आते हैं ना, अतिथि आपके घर में कोई आते हैं, तो आप लोग का जो स्पेशल होगा तो देते होंगे। उसी तरह से वहाँ के जो पीबीटीजी है वहाँ पे उसके घर में आते हैं, तो ये वाला सॉल उसको गिफ्ट मतलब सम्मान स्वरूप दिया जाता है। तो इसको जीआई टैग मिल चुका है। कोरापुट के काला जीरा चावल भी है, ये कहाँ का हो जाएगा, आपका उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ठीक है। उड़ीसा बहुत अच्छा प्रदेश माना जाता है, ठीक है। नवीन पटनायक जी वहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। तो ये तो रायगढ़ जिला जो है कमजोर जनजाति, क्या है कमजोर जनजाति, कहने का वही पीबीटीजी की बात कर रहा है। जनजाति समूह पीबीटीजी या पीबीटीजी होगा ना, पार्टिकुलर वर्नेबल होता है, वर्नेबल, हाँ। को डोंगरिया कोंद, ये जो है आपका जनजाति है, डोंगरिया कोंद द्वारा बनाया जाता है। इस सॉल को जनजातीय समूह अपने मेहमानों को उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको कौन कौन याद रखना है, कोरापुट का काला जीरा चावल और आपका साल। देखिए जीआई टैग 1999 में अधिनियम आया, 2003 में एक्ट बना और 2004 में पहले आपका जो है दार्जिलिंग चाय को बहुत देश का जो है उत्पाद होता है उसको दिया जाता है। 10 साल के लिए इसका लाइसेंसिंग होता है, 10 साल बाद फिर इसको आप रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उत्पाद को दिया। देखिए ये क्या दिया जाता है ना, विशेष करके विख्यात उत्पाद जो है कि आपका एक जीआई टैग मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, कि वो आपका फिर कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, आपका डिमांड बढ़ जाता है। वहाँ के जो किसान होंगे उसको देश विदेश में, क्योंकि जीआई टैग मिलने के बाद उसका लोग जानने लगता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है कि नहीं ये वहाँ का विशेष क्या है, पकवान है, विशेष खाद्य पदार्थ है, विशेष जो भी है, तो वहाँ पे आपका डिमांड हो जाता है, लोग विदेश में व्यापार होने लगता है, आपका निर्यात होने लगता है, तो वहाँ के किसान को थोड़ा सा इनकम का सोर्स बन जाता है। इसी वजह से जीआई टैग दिया जाता है, 10 साल के लिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका काम आ सकता है। हम है तो बहुत सारा, ठीक है, हम सिर्फ महत्वपूर्ण सभी आपको रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, विश्व क्या लिखा है, वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन मुंबई में, ठीक है। देखिए फिनटेक ग्लोबल भी हो रहा था और वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी मेला का आयोजन कहाँ पे, आपका मुंबई में हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे अपनी गई थी निर्मला सीतारमन, ठीक है, अपना जो वित्त मंत्री है, तो ये याद रखना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का भी आयोजन मुंबई में ही हो रहा था, क्योंकि शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, वो भी वहाँ पे पहुंचे थे। और यहीं पे जो है इस बार आपका यूपीआई द्वारा पहला एटीएम भी शुरू किया गया हिटाची कंपनी के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ पे हो रहा था, मुंबई में हो रहा था। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के 13 करोड़ घरों को नल से जल, देखिए घर से नल से जल देने का जो है 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का स्थापना किया गया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है। 2024 तक हर घर नल जल आपको पहुंचाना, क्योंकि SDG 3 के तहत आपके स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, ठीक है। और स्वच्छ जल कहेगा तो आप 6 कर दीजिएगा, ठीक है, कि स्वच्छ जल यही है ना SDG। उस दिन भी SDG के बारे में हम पूरा बताते हैं। SDG 1 में गरीबी हटाएंगे। देखिए SDG क्या होता है, पहले ये बांध, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जो है यूएनओ की, मतलब यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा एक बैठक होता है, उसमें
घोषणा किया जाता है 17 एजेंडा पे कि 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। उसमें से आपका पहला नंबर में गरीबी है, दूसरा नंबर में भूखमरी, जीरो हंगर मतलब भूखमरी को खत्म कर, तीसरा में स्वास्थ्य है, चौथा में शिक्षा है, और पांचवा में आपका जेंडर इक्वलिटी है, और छठा में आपका जल के बारे में आता है। तो ये याद रखिएगा, कहेगा कि स्वच्छ जल हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, तो क्या कहिएगा, आपको कहना है कि छठा में आता है। ठीक है, देखिए ये सारा चीज इस वजह से जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, जल से बहुत ज्यादा आदमी बीमार होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पीछे वाला वीडियो जाइए, हम उसको बढ़िया से बता दिए कि यूएनओ इसको कब घोषणा किया, इसका एजेंडा क्या है। देखिए अभी अलग अलग रिपोर्ट आता है ना कि हम लोग लैंगिक समानता कितना है, भूखमरी में कितना है, तो ये सारा क्या है, सब एसडीजी का ही कमाल है। ठीक है, ये क्या है ना कि 13 करोड़ घर को नल से जल मिल चुका है। 2003 में ये प्रारंभ हुआ, सॉरी 2019 में प्रारंभ हुआ था। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। उस टाइम 3 करोड़ घर में ही नल से जल जाता था, स्वच्छ जल। अब कितना हो गया, 13 करोड़, और 2024 तक ये 100% करने का हम लोग लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। 4 वर्ष पूरा हो गया, 2019 से प्रारंभ हुआ था। जल शक्ति मंत्री क्या ये कहते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे हाइयो है, घोषणा किया है 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर में नल से घर को पहुंचाना है। ठीक है, एसडीजी, ठीक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपको 1 से लेके 17 तक याद रखना है। और 17वां जो है एसडीजी 17 जो है, एसडीजी 17 का मतलब ये हुआ कि जितना भी 16 जो सस्टेनेबल गोल है आपका, वो गोल को प्राप्त करना है किसी भी तरह से। जितना भी 193 देश है ना यूएनओ का, 193 देश इसका हस्ताक्षर करता है। ठीक है, अगर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम लोग अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, समाज से बहुत सारा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में गरीबी है, दूसरा में भूखमरी। अच्छा देख लीजिएगा आप लोग, सोचे में हम बता चुके हैं, फिर लेट हो जाएगा। प्रारंभ में 2019 में ये 3 करोड़ लोगों तक ही पहुंचता, किसका, पानी, स्वच्छ जल वाला। 7 सितंबर में आता है। 7 सितंबर में क्या है ना, देश का पहला, अच्छा चलिए आइए क्वेश्चन में क्या बोलता है, देश का पहला सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में। देखिए देश का पहला सोलर सिटी शहर की बात किया जाता है, और 2070 तक मोदी जी घोषणा किए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर सिटी होना चाहिए। तो अगर सोलर गांव क्या कहता है, मढ़ौरा का, ठीक है, महसाना जिला पड़ता है गुजरात में, वहीं का जो है एक आपका गांव है, ठीक है, मढ़ौरा, तो वहीं पे आपका सोलर गांव कहेगा 24/7 प्राप्त करने वाला वो हो जाएगा। और पहला सिटी अगर कहेगा तो सांची का दीजिएगा। सांची को आप लोग सबको भली भांति से जानते हैं कि पहला बौद्ध, ये मतलब अशोक के द्वारा बनाया हुआ क्या था, आपका स्तूप था। ठीक है, यहाँ पे महास्तूप भी है। सांची भली भांति से आप लोग जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ये पे देखिए हर प्रत्येक वर्ष जो है ना 7 करोड़ रुपया का बचत होगा। ये आपका कितना का, 7 करोड़ रुपया का बचत होगा, ये जान लीजिए। और कितना, 13,747, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगा। यानी इतना जो है आपका कार्बन इमिशन बचेगा अगर आपका ये सोलर सिटी वहाँ पे सारा चीज जो किया गया है। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना महत्वपूर्ण, अगर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के एक शहर में 2070 तक करने का घोषणा। क्योंकि ग्लासगो में जो गए थे, कॉप हो रहा था, मोदी जी वहां पे जाके बोले थे कि हम लोग 2070 तक कार्बन फ्री भी हो जाएंगे, और प्रत्येक शहर में एक सोलर सिटी का स्थापना कर। सोलर गांव कहेगा तो मढ़ौरा कहिएगा, गुजरात के महसाना जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सांची हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 2022 में आपको जो बोले हैं वही होगा। घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। 2070 में प्रत्येक राज्य में एक सोलर सिटी का विकसित किया जाता है। ठीक है, अब कहेगा कि पूरे विश्व में हम लोग सोलर मतलब सौर एनर्जी में कितना, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी अभी आपका जो G20 आ रहा है, इसमें भी कहा गया टिकाऊ ऊर्जा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ ऊर्जा में आपका सबसे बढ़िया आपका सोलर एनर्जी है। और भारत इसके लिए बहुत मस्त जगह है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग का अगर भारत है, और देखिए यहाँ पे आपको पता है ये भारत, देखिए 0 डिग्री है ना भारत के जस्ट नीचे, क्योंकि हम लोग का जो है मुख्य भूमि से हम लोग कितना शांत से विस्तार से शुरू होते हैं, 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है ना, यहाँ से हम लोग शुरू होता है। तो आप समझ जाइए कि हम लोग यहाँ पे क्या है ना, आपको 365 दिन में भारत को 300 दिन सूरज की किरण से रोशनी मिलता है। तो अगर यहाँ पे सनलाइट आएगा तो वहाँ पे सोलर एनर्जी बनाना, क्योंकि जो ध्रुवीय देश है, जो ऊपर वाला देश पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सूरज की किरण मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे वो लोग को थोड़ा सा विंड एनर्जी पे वो लोग ज्यादा ध्यान देता है। मगर सोलर एनर्जी में अगर हम लोग को टेक्नोलॉजी मिल जाए तो हम लोग सोलर एनर्जी से पूरा अपना जो भी हम लोग का जो बिजली है सारा चीज हम लोग इससे कर सकते हैं। तो भारत सरकार जो है इस पे विशेष करके ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान सबसे अधिक सोलर एनर्जी उत्पादन करता है, और वहीं पे आपको कहेगा सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य सबसे अधिक कर रहा है, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ये याद रखना है। भारत पूरे विश्व में सोलर एनर्जी उत्पादन करने में तीसरे नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। तो साथ ही हो जाएगा।
सोलर देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी अभी G20 का जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो पत्र आया है उसमें देखिएगा सोलर एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल ऊर्जा के बारे में और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में अभी आपको बताएं, SDG 7 में रखा गया, टिकाऊ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा में कोई भी कार्बन इमिशन नहीं, उत्सर्जन को कम किया जाए। अभी बताएं आपको हम कि सांची में अगर एक साल में अगर ये सोलर जो प्लांट जो सोलर पैनल लगा है 13,0747 मतलब ये आपका टन कार्बन जो है उत्सर्जन का कमी होगा, इतना उत्सर्जन कम हो सकता है एक साल में। तो आप सोचिए अगर प्रत्येक सब जगह अगर सोलर पैनल लग जाए, आपका जो स्वच्छ ऊर्जा भी हो जाएगा, टिकाऊ भी हो जाएगा, रिन्यूएबल ऊर्जा है, आपका जीवाश्म ऊर्जा से बिल्कुल हटके है, तो कितना ये बेहतर चीज हो सकता है। तो हाँ, ये महास्तूप आपका वही है, आपका कहाँ पे, सांची में है। सांची को जो 89, हाँ ये भी जान लीजिए 1989 में जो है 1989 में जो है इसको विश्व विरासत सूची में दिया गया था। विश्व विरासत सूची में भारत टोटल 40 स्थल है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है आपका धौलावीरा जो आपका गुजरात का है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो है वहां पर आपका धौलावीरा जो है, जानते हैं ना कि जो आपका जल निकासी के लिए सबसे प्रामाणिकता माना जाता है, तो वही उसको दिया गया था 2021 में। बाद अभी फिलहाल ये दिया गया, टोटल 40 स्थान है। और सबसे पहला क्या कहते हैं, क्या अजंता एलोरा कहिएगा या फिर आगरा का किला 1983 में पहला दिया गया था। सबसे अधिक पूरे विश्व में कहाँ है, इटली के पास है, ठीक है। इटली झुका हुआ मीनार है ना पीछा का, आप लोग जानते होंगे। चलिए, तो यूनेस्को का जो है महानिदेशक आंद्रे एजोलो है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में। देश का पहला मंदिर संग्रहालय कहाँ पे खोला जाएगा, तो आपको जानते हैं यूपी के अयोध्या में खोला जाएगा, राम मंदिर वहीं पे बन रहा है। 2019 से कार्य प्रारंभ है और 2024 में आपका जनवरी में इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। और राम मंदिर का जो वास्तुकार होगा, कहेगा कि आर्किटेक्चर कौन है, तो आपको ये याद रखना है, चंद्रकांता सोमपुरा है, आपका यूपी के अयोध्या में हो जाएगा। अयोध्या याद रखिएगा, ठीक है, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या याद रखिएगा, अयोध्या। अयोध्या में आपका पहला मंदिर संग्रहालय। ये क्या होगा ना, वहाँ पे जितने भी आपका जो है ना द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर क्या बोलते हैं आपका ये जो केरल में कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, ये सारा शैली का जो भी बड़ा बड़ा मंदिर बनी हुई बड़ी बड़ी इमारत, ठीक है, उसका इतिहासिकता के बारे में बताया जाएगा, उसका बनाने के बारे में कि कहाँ इसका क्या महत्व है, कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इसमें क्या है, इसका महत्व को, विशेषता को बताएगा मंदिर संग्रहालय में। ये कहाँ आपका हो जाएगा, यूपी में। यूपी के कहाँ पे, अयोध्या में, वहीं पे राम मंदिर भी बन रहा है। तो आप लोग ये सब जानते ही होंगे। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2026 में होने वाला आसियान शिखर सम्मेलन। तो अभी देखिए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका हो गया इंडोनेशिया के जकार्ता में। 44वां कहाँ पे होगा, आपका लाओस में होगा, लाओस को भी इसका अध्यक्षता दे दिया गया। 2026 में होने वाला था आपका म्यांमार में सैन्य शासन चल रहा है। आपको मालूम है वहाँ का लोकतांत्रिक सरकार वहाँ रहता ही नहीं है, हमेशा सत्ता पलट होता जाता है, क्योंकि वो चाइना के ही कदम पे चलता है, ठीक है। तो उससे क्या है ना कि वहाँ पे आसियान जो भी, क्योंकि आसियान देश का समूह का सदस्य है, और आसियान का मतलब ये है कि आपका दक्षिणी पूर्वी जो भी देश है, म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, ये वियतनाम, कंबोडिया, जो भी है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, की यहाँ पे शांति स्थापित हो, वहाँ पे व्यापार हो, वहाँ के लोग को हर एक चीज सुविधा उत्पन्न हो। अब वहाँ पे सैन्य सरकार हो गया, तो उसको लेकर के वहाँ पे एक 5 सूत्री कार्यक्रम किया गया था, जिसके तहत वहाँ पे शांति स्थापित करना था। वो करने में म्यांमार सरकार विफल रही है, जो म्यांमार का सैन्य सरकार है विफल रहा है। इसकी वजह से उससे अध्यक्षता खींच करके इसको दे दिया, फिलीपींस को दे दिया। तो आपको थोड़ा सा याद रखना। फिलीपींस से विशेष करके अभी आप रेमस मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बताए थे, ठीक है। इस बार 65वां दिया गया है, रवि किन्नन को दिया गया था, लेकिन बतब देने का घोषणा किया गया है, ठीक है। तो ये आपका मैग्सेसे वही फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उसी के नाम में मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से दिया जाता है। 57 में इसका स्थापना हुआ था। भारत के पहले पाने वाले विनोबा भावे थे, ये बात आपको जानना है। बहुत आदमी को, अरविंद केजरीवाल को मिला है, रवीश कुमार को हाल फिलहाल में मिला है, फिर अपना अभी रवि किन्नन कौन है, ये जो है सर्जिकल ओनकोलॉजी, मतलब जो सर्जिकल जो कैंसर ऑपरेशन करते हैं, असम में जो है इसका बहुत ज्यादा वो प्रभाव है। असम में बहुत समाज से भी है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। शिखर सम्मेलन का समारोह कहाँ हो जाएगा, आपका फिलीपींस को दे दिया गया है। 2021 में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को हटा कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, ये बात जानते हैं। ऑंग सान सू को भी यही कहते हैं, ऑंग सान सू की जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर है ना। आसियान नेताओं में और म्यांमार सैन्य सरकारों के बीच शांति स्थापित करना था। 2021 में 5 सूत्री घरेलू शांति योजना को लागू करने में विफल रहा है, इसीलिए म्यांमार को ये आसियान समूह का अध्यक्षता उससे छीनकर दे दिया, किसको, फिलीपींस। अब आपको याद रखना है 43वां होगा इंडोनेशिया के जकार्ता में, जोको विडोडो अध्यक्षता किया था। अगला कहाँ पे होने वाला है, लाओस में होगा। लाओस क्या है, दक्षिण पूर्वी जो भी एशिया का जो लैंडलॉक देश है। लाओस के बारे में फिर से आपको बता दें, जैसे ये अपना भारत है ना, ये अपना भारत है। तो यहाँ पे आपका ऐसे म्यांमार, यहाँ पे देखिए, आपको देखिए एकदम ये देश याद होना चाहिए, क्योंकि देश जब तक आपको याद नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए ये आपका हिमालय है, ठीक है, हिमालय होने के बाद ये आपका हिमालय है ना, अपना इधर भारत हो गया, ये से करके आइएगा। तो यहीं पे आपका ये ऐसे म्यांमार है, ये आपका लाओस है, फिर इधर आपका ऐसे वियतनाम हो जाएगा। नीचे में आइएगा थाईलैंड है, थाईलैंड के बगल में इधर आइएगा कंबोडिया है, कंबोडिया के यहाँ पे आइएगा मलेशिया, यहाँ पे सिंगापुर है, इधर इंडोनेशिया है, ठीक है। सुमात्रा, जावा, कालीमंजिल ये हो जाएगा। फिर उधर आपका बोर्नियो द्वीप हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हर हालत में। चलिए आगे, ये सब समूह याद रखेगा ना, देश याद हो जाएगा, राजधानी याद होगा, मुद्रा याद होगा, आपका हर एग्जाम में पूछता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम। और आपको करंट इशू याद करने में, समझने में बहुत सहायता मिलेगा अगर ये से करके आप पढ़ते हैं जो चीज हम बता रहे हैं। हाल में किस आईआईटी संस्था द्वारा वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए यानी फूड उपकरण का विकसित किया? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। वायु का क्या क्या बोलते हैं आईआईटी संस्था वायु गुणवत्ता के लिए, वायु का गुणवत्ता होते तो कौन? आईआईटी जोधपुर। स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस कटरू, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो अलग अलग डिवाइस जो है आईआईटी संस्था द्वारा जो विकसित किया गया उसी का नाम लिखे। तो स्मार्ट वायु प्रदूषण, ये प्रदूषण मॉनिटरिंग है, और यहाँ पे क्या है? आईआईटी संस्था द्वारा हाल ही में वायु गुणवत्ता, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, ये मॉनिटरिंग करेगा, ये गुणवत्ता की बात कर रहा है। 99% आबादी पूरे विश्व का जो है प्रदूषित सांस में जो है हवा ले रहा है। उस दिन हम बताए भी थे आपको, इंटरनेशनल स्वच्छ वायु आपको 7 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो यही वाला बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब रखता है कि लोग अभी वायु प्रदूषण से बहुत वायु जनित बहुत ज्यादा रोग अभी आपका हर शहर में, हर देश में है, ठीक है। तो इसको जरूरी है, इस पे बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए जो भी है, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस कटरू आईआईटी मद्रास किया था, ठीक है। समुद्री तरंग से बिजली उत्पन्न करने वाला उपकरण सिंधु जावन आईआईटी मद्रास हो जाएगा। दूध में मिलावट पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस, ये कौन? आईआईटी मद्रास का है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भारूच, ठीक है, आईआईटी मद्रास। देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग का माया, कौन सा वो एक था ना, माया ही था शायद, देख लीजिएगा आपका माया, क्योंकि विंडोज अभी विंडोज है ना जो माइक्रोसॉफ्ट का है, उसको अब खत्म करने वाला रक्षा मंत्रालय में आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कंप्यूटर वाला है, ठीक है। ये भारूच है, ये किया है आपका आईआईटी मद्रास, ये तो याद ही रखेगा, भार ओएस, ठीक है। ये आईआईटी मद्रास का है, ये याद रखना है। कृत्रिम हृदय आईआईटी कानपुर है। साइबर सुरक्षा और कौशल कार्यक्रम के लिए जो डिवाइस बनाया आईआईटी कानपुर बनाया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ संस्था द्वारा विकसित आपका डिवाइस है, इसको आपको याद रखना है। और ये याद ही रखिएगा, ये आपका भार ओएस, ये भी आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सिंधु जावन, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सब चीज जानना जरूरी है। आगे क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर देश में सबसे अधिक है। देखिए डेंगू से मृत्यु दर सबसे अधिक बांग्लादेश का, और सबसे अधिक अगर डेंगू से प्रभावित करेगा तो ब्राजील कहिएगा, ठीक है, ब्राजील। तो बांग्लादेश का शेख हसीना भी अभी दिल्ली में आई हुई, सब कोई फोटो सेशन चल रहा है, ठीक है। अपना मोदी जी भी उधर, ओबामा भी जी शेख हसीना के साथ बड़े बढ़िया तस्वीर खींचे हैं, आप लोग देखे होइएगा तो देखे होइएगा। तो याद रखिए कि सबसे अधिक जो है डेंगू से प्रभावित ब्राजील। देखिए डेंगू कैसा है? तो डेंगू एक वायरल मतलब बैक्टीरिया है, एडिज मच्छर होता है, उसी से होता है, ठीक है। अब सब हमारे इंडिया में भी होता है। ये जो है रात को नहीं काटता, ये दिन को काटता है। इससे क्या ना, प्लेटलेट्स जो बॉडी का आपका प्लेटलेट्स है उसका संख्या कम हो जाता है, उल्टी आएगा तो उसी का सिम्टम सारा चीज है। इस सबको हम अच्छा से मलेरिया के बारे में बस 16 मई को डेंगू दिवस मनाते हैं, और आपका 25 अप्रैल को, तो ये 25 अप्रैल को जो है आपका मलेरिया दिवस मनाते हैं। 2027 तक मलेरिया उन्मूलन भी कर सकते हैं। अभी डेंगू का कोई भी टीका विकसित नहीं हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट जानते हैं ना आपका, साइरस पूना वाला है, ठीक है। पुणे में जो है इसका जो है संस्था है साइरस पूना वाला को, जिसको वैक्सीन मैन के नाम से करते हैं। 1 साल के अंदर वो बोला है कि हम जो है डेंगू का टीका बनाने में सतत मतलब प्रयास कर रहा है, तो हो सके डेंगू का टीका आ जाए। तो डेंगू कहेगा तो क्या कहिएगा? वायरस से होता है। कौन सा वायरस से होता है? तो क्या कहिएगा? तो आपका जो मच्छर है वो क्या क्या एडिज मच्छर हो जाएगा, ठीक है। और कहेगा कि ये कौन सा वायरस से होता है, तो क्या कौन सा वायरस कहिएगा? आपका मैक्सो वायरस से होता है, ठीक नहीं, मैक्सो वायरस से नहीं होता, देख लीजिएगा, वायरस से ही ये होता है, ठीक है। वायरल जनित रोग है, ठीक? और यहीं पे मलेरिया कहेगा तो वो क्या कहिएगा? प्रोटोजुआ से कहिएगा, ठीक है, प्रोटोजुआ से होता है। आपको हाँ आ गया याद। ये जो है ना ओरोबो वायरस से होता है। डेंगू ज्वर कहेगा कि इसका जो है वहां कौन है, तो ओरोबो वायरस है, ये बात याद रखिएगा। अरबो वायरस, अरबो वायरस, यही होता है, ठीक है, यही होता है। अरबो वायरस से होता है, ठीक है। और मच्छर कहेगा तो एडिज मच्छर, और वहीं पे आपको मलेरिया का कहेगा तो क्या कहिएगा? मादा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो मलेरिया हम लोग कब तक खत्म करने वाले हैं? 2027 तक। सबसे अधिक कौन हो जाएगा? बांग्लादेश से। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश का राजधानी ढाका। वहाँ पे क्या, वही ढाका, वहाँ पे क्या चलता है? ढाका है कि नहीं? वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? आपका शेख हसीना है, इसी के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जिसको बंग बंधु भी कहते हैं। 1971 में अलग हुआ है, उसी की वजह से हम लोग का पाकिस्तान के साथ 1971 का वार हुआ था। पाकिस्तान जो है मुक्ति संग्राम 1971 में ना चला था, आप लोग जानते होंगे। माया ट्रेन प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो माया ट्रेन मैक्सिको हो जाएगा। अभी आपको बोले देखिए मैक्सिको कहाँ पे है, देखिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं, आपको समझ बहुत आसान हो। ये आप देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इसलिए देखना ये है, देखिए यहाँ पे कनाडा है, कनाडा अमेरिका, अमेरिका मैक्सिको, ठीक है। ये क्या है आपका? ये जो है मिडिल अमेरिका में आता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 3 अमेरिका है, ये तीनों अमेरिका बहुत आपको
ये आपका टोटल उत्तरी अमेरिका महादेश है, ठीक है। मैक्सिको के साथ, मैक्सिको देखिए यहाँ से शुरू कीजिएगा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ये आपका ग्वाटेमाला है, ये बेलीज है, ठीक है। यहाँ पे होंडुरस हो जाएगा, यहाँ पे अल सल्वाडोर हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप आइएगा तो ये आपका पनामा हो जाएगा, नहीं पनामा नीचे है, फिर यहाँ पे होंडुरस बोल दिया ना, होंडुरस हो जाएगा, फिर कोस्टारिका हो जाएगा, कोस्टारिका के बाद बेलीज बोल दिए। ये सारा देश है, तो ये सारा देश अगर आपको कहिएगा तो कैसा देश है, ये सारा सेंट्रल अमेरिका का देश है। सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका और लेटिन अमेरिका जाना है तो लेटिन अमेरिका कहेगा तो क्या कहिएगा, मैक्सिको से शुरू करके ये टोटल आइएगा, ये सारा आपका कौन सा देश हो जाएगा, ये सारा आपका देश हो जाएगा लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टारिका, पनामा, ये सारा देश। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इधर आइएगा तो इधर आपका कोलंबिया हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा, चिली, ये सारा देश है। तो ये यानी मैक्सिको को प्रारंभ करके यानी सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मिला करके आपको कौन हो जाएगा, लेटिन अमेरिका हो जाएगा। और ये जो है कैरिबियाई देश है, ठीक है। कैरिबियाई देश लोग को आप लोग को मालूम है, कैरिबियाई देश में आपका ग्रेटर एंटीलिज और लेसर एंटीलिज है, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्रेटर एंटीलिज, नीचे वाला लेसर एंटीलिज, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। तो यहीं पे आपका है मैक्सिको, आपका यहीं से शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ से शुरू होगा ये ट्रेन और ये आपका इधर जाएगा। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, तो हो सके यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ दे। ये आपको एकदम याद होना चाहिए प्रत्येक देश का नाम, ठीक है। ये आपका पूरा याद होना चाहिए, जब तक याद नहीं होगा तो फिर कोई गड़बड़ी, एक थोड़ा सा इसका लोकेशन पता चल जाएगा तो फिर आपको भी क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं। तो क्या कहिएगा, यहाँ से लीजिएगा, ऐसे करके याद होना चाहिए एकदम रेगुलर। यहाँ से क्या है, देखिए ये आपका चिली है, ठीक है। यहाँ पे आपका आटाकामा मरुस्थल है ना, शीत मरुस्थल पड़ता है, चिली है। यहाँ पे अर्जेंटीना भी हम T20 के लिए आया हुआ है, यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ पे उरुग्वे है, यहाँ पराग्वे है, ये ब्राजील है, ठीक है। ये आपका हाँ ये कौन सा देश है, ये हाँ ठीक है, ये आपका इक्वाडोर है, ये आपका पेरू है, हाँ पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ठीक है। इधर वेनेजुला है, ये सारा देश है, ये सारा देश का नाम है, राजधानी, इसका मुद्रा, ये सब चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आपका मैक्सिको ये हो जाएगा। और मैक्सिको और अमेरिका जो अलग होता है तो कौन सा, रियो ग्रांडी नदी से दोनों अलग होता है। और ये सीमा रेखा को 49 डिग्री सीमा रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका झील है, ये सब झील आप लोग को पता होगा। देखिए ये वाला झील कहेगा तो सुपीरियर झील, विश्व का सबसे मीठे पानी का झील है कि नहीं। ये नीचे आइएगा तो मैक्सिकन झील, यहाँ पे 5 झील है, 5 झील में से एक झील आपका कहाँ पे है, आपका अमेरिका में, बाकी बचा 4 झील जो है आपका बॉर्डर में। वो 4 झील कौन हो जाएगा, तो आपका ये कौन सा है, ये आपका सुपीरियर है, मिशिगन तो आपको अमेरिका में बोल दिए। उसके बाद आपका ह्यूरन है, उसके बाद आपका हाँ सुपेरियर, सुपेरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी है ना, ओंटारियो, ये ठीक है। ये सारा आपका झील है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो पश्चिमा रेखा पर पड़ता है। यहाँ से आपका होकर के एक नदी जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज मालूम होना चाहिए, मोटा मोटी चीज बताने का तात्पर्य ये है जिससे कि आपको लोकेशन पता हो, लोकेशन से आप चीजों को आराम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको में चियापासा का पठार भी है, वहाँ पे मरुस्थल भी बहुत ज्यादा मैक्सिको में आपका, ठीक है ना। तो वही चीज है। ये ट्रेन माया देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी के बारे में है कि कितना किलोमीटर चलेगा, कौन सा कंपनी कर रहा है, ये सारा चीज इंफॉर्मेशन है। अगर आपको जरूरत है तो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्या है इसका इंफॉर्मेशन लीजिए। इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट नमन चला रहा है भारत सरकार द्वारा। भारतीय सेना में जो पूर्व सैनिक और शहीदों को, परिजनों को कल्याण के लिए प्रोजेक्ट नाम से कौन है, प्रोजेक्ट नमन आपका चलाया जा रहा है। देखिए जो भारतीय सेना में जो पूर्व सैनिक रहा है और शहीद रहा है, उसके परिजनों को मान लीजिए किसी तरह का कोई अगर दिक्कत हो तो उसको कल्याण के लिए जो प्रोजेक्ट चला रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट नमन। और ये कौन चला रहा है, ये आप केंद्र सरकार का स्कीम है। पूर्व सैनिक और अपने जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र भी स्थापित करने में शामिल है। ये पहला केंद्र आपका दिल्ली में किया जाएगा, टोटल 13 केंद्र किया जाएगा, ठीक है। पहला केंद्र कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित करने जा रहा है और टोटल 13 केंद्र होगा। और एक पोर्टल भी है, स्पर्श पोर्टल, आप लोग जानते हैं जितना भी सेना में जो है आपका पेंशन के लिए, उसका पेंशन का निदान निपटारा के लिए ये स्पर्श पोर्टल शुरू किया गया। कई एग्जाम में पूछा भी गया है, याद रखिएगा स्पर्श पोर्टल क्या है। इसका उपयोग सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी और संवितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। स्पर्श पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। G20 इंडिया के विशेष सचिव मुक्तेश्वर परदेशी। देखिए अभी G20 के सरेपा के बारे में कौन बोले थे, ये आपका अमिताभ कांत बोले थे। देखिए 3 आदमी का याद रखिएगा, G20 का सरेपा अमिताभ कांत, G20 का विशेष सचिव कहेगा तो मुक्तेश्वर परदेशी कहिएगा, और G20 एक हर्षवर्धन श्रृंगला भी है, ठीक है। ये उसका वो संचालन करता है हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 3 आदमी का नाम रखिएगा। तो G20 के विशेष सचिव कौन हो जाएंगे आपके, मुक्तेश्वर परदेशी। G20 इंडिया ऐप भी शुरू किया, टोटल कितने भाषा में, 10 भाषा में। आपका UNO में जो आपका 6 भाषा है वो तो है, उसके अलावा आपका हिंदी हो जाएगा,
हिंदी के अलावा आपका जापानी हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है, जर्मन भाषा हो जाएगा। इस सब भाषा को मिला करके 10 भाषा। और ये ऐप क्या है ना कि जितने भी विदेशी मेहमान यहाँ पे आए हैं उसको हर सुविधा उस भाषा में आपको दिया जाएगा, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। तो इसको पहली बार ऐसा G20 का मतलब G20 के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उसके लिए कोई एक विशेष ऐप बनाया गया। ऐसे भी G20 इस बार इतिहास रच दिया। ऐसा G20 जब 2001 से इसका जो है सम्मेलन हो रहा है, G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। आपको जितना भी विकासशील देश है, जब इसका इकोनॉमी थोड़ा गड़बड़ा गया, हम G20 पे बहुत बढ़िया से आपका बनाएंगे कि ये G20 आया क्यों, क्या जरूरी पड़ गया, G7 आने के बाद क्या देश में स्थिति बना, विकसित देश द्वारा विकासशील देशों के साथ कैसे अपमान किया जा रहा था। इसका जब रिसेशन आया था, रिसेशन आने के बाद जब सोवियत संघ टूटा आपका 1991 में, ठीक है, यूएसआर ये मतलब यूएसएसआर जो है आपका सोवियत संघ जो है जब टूटा 1991 में, उसके बाद जो भी साम्यवादी देश है आपका ये जो कम्युनिस्ट वाला देश है वहां पे रिसेशन आया। रिसेशन होने के बाद ये कैसे थाईलैंड है आपका, सिंगापुर है, भारत है, इस देश को कैसे जरूरत पड़ा एक समूह का, और उस समूह के द्वारा उस लोगों द्वारा इस दिनों द्वारा एक आपका समूह बनाया जाता है, हम लोग जिसको G20 कहते हैं, ठीक है। 1999 में इसका स्थापना हुआ और यहाँ पे जितने भी जो भी देश था, देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे पहले उसी का बैठक होता था। फिर 2008 में आपका रिसेशन आया था, आपको याद होगा, बहुत बड़ा महामंदी 1929 में जो महामंदी आया था, उसके बाद जो दूसरा महामंदी आपका 2008 में आया था। जितने भी विकासशील देश जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जिसका जो है 25 ट्रिलियन जिसका अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का अभी 25 ट्रिलियन सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इसी का ना है, अभी हम लोग का 4.25 ट्रिलियन का व्यवस्था है, यानी 3.71 ट्रिलियन कर सकते हैं। 2025, 26, 27 तक हम लोग 5 ट्रिलियन होने की बात कर रहे हैं, तो अभी वो लोग 25 ट्रिलियन, यानी हम लोग तो 5 गुना से भी अधिक ज्यादा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है वैसा देश का रीढ़ टूट गया था 2008 में, ठीक है। उसके बाद G7 का जितना भी सदस्य है, जो विकासशील 1975 में इसका स्थापना होता है G7, फिर वो लोग जो है विकल्प के रूप में जो भी विकासशील देश है उसका यूज किया, यही आपका G20 का। फिर जाकर के ये लोग सबको मिलाया। 2008 से इसका वर्चुअल मीटिंग होता है, ठीक है। मीटिंग होते होते अब तक पहुंचा, इस बार जो है आपका सम्मेलन हो रहा है, 18वां हो रहा है G20 का। हाँ, अब इस बार अफ्रीका संघ को भी मिला लिया गया है। अब इसमें क्या हो गया, G20+1 और हो गया। आप अफ्रीका संघ में टोटल 55 देश है, आप समझ जाइए कितना बड़ा समूह हो गया। टोटल विश्व का जो है 85% GDP रखा है ये, ठीक है। और 85%, अब अफ्रीका संघ आ गया तो और इसमें बढ़ जाएगा। 85% GDP अकेले 75% व्यापार करता है। जैसे WTO है ना, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 98% व्यापार करता है पूरे विश्व का, ठीक है। तो ये G20 समूह अकेले 85% व्यापार करता है, तो समझ लीजिए कितना प्रभावशाली समूह है, ठीक है। अभी दिल्ली डिक्लेरेशन निकला, देखिए क्या क्या इसमें होता है, तो देखने लायक होगा इस बात, समझ। तो ये सब चीज आपको जानना है, तब आपका करंट का क्वेश्चन बनता है, रटना नहीं है, थोड़ा समझ के चलिएगा। राउंड फिगर में अभी आपको बोले हम 1929 में महामंदी आया था, जो मंदी के बाद जो है अमेरिका को सुपर पावर बनने का जो है मौका दिया। मतलब सुपर पावर जो बना अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार के वजह से ना बना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जितना भी यूरोप देश था सबको हथियार चाहिए था, और अमेरिका हथियार बना करके इन लोग को सप्लाई किया और पूरा पैसा कमाया। उसके बाद सुपर पावर, तभी से ना उसके पास पैसा आने लगा। तो कहने का मतलब यही है, 2008 का महामंदी के बाद ये समूह का विस्तार हुआ। जो G7 समूह था, पहले G8 था, ठीक है, रशिया को उसको इससे निकल गया, फिर G7 हो गया। फिर आपको 2008 में जो है मिलाने के बाद G20 एक बहुत बड़ा रूप लिया, और तब से इसका 2008 से सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। तो अगला सम्मेलन अभी इसका कहाँ होगा, ब्राजील में होगा, क्या हुआ, अभी 19वां होगा। चलिए आगे में आगे क्या 8 सितंबर का कहानी में आता है, बहुत लंबा वीडियो बन गया शायद, ठीक है। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर को किस देश की राजधानी में भारतीय दूतावास खोलने की बात की, आपको बोल दी है। तिमोर लेस्टे का राजधानी दिल्ली है, वहीं पे खोलेगा। कंबोडिया का राजधानी प्नोम पेन है। उसके बाद फिजी का राजधानी सुबा है। यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड मिला दिया। ब्रुनई का राजधानी बंदरसेरी है, जो आपका वो ये कौन सा द्वीप, आपको बोले थे ना एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है ना, बोर्नियो, ठीक है। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड कहिएगा। उसके बाद पप्पा न्यू गिनी है, तीसरा बोर्नियो। इसी बोर्नियो द्वीप में आपका ब्रुनई है। ब्रुनई का राजधानी आपका कहाँ है, बंदरसेरी है, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो कहाँ पे खोलने वाला है, तिमोर लेस्टे, याद रखिएगा, ठीक है। ये अपने मोदी जी इंडोनेशिया के जकार्ता में ही ये घोषणा किए थे। आगे में क्या है,
कि किस कंपनी ने भारत का पहला यूपीआई, देखिए यूपीआई क्या है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ठीक है। यूपीआई एटीएम का लॉन्च, अब ये देखिए एटीएम देख रहे हैं ना, यूपीआई से जैसे आप लोग कैसे लेन देन करते हैं भुगतान की, अपना कोड डालते हैं अपना पैसा चला गया, उसी तरह से आपका एटीएम लगा हुआ रहेगा, एटीएम में स्कैन कीजिए। अभी आपका भारत मंडपम में भी इसका एग्जीबिशन लगाया गया। अभी बोले ना ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, आपका फेस्ट फिनटेक जो हो रहा था मुंबई में, जहाँ पे शक्तिकांत दास गए थे, वहीं पे इसका प्रदर्शनी लगाया गया था, इसके बारे में कहा गया था। तो ये कौन कंपनी, हिटैची पेमेंट है, ठीक है। और इसका संचालन कौन करता है, एनपीसीए करता है, ठीक है, एनपीसीए करता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई होता है, ठीक है, एनपीसीआई करता है, ठीक है। इसका स्थापना 2008 में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूपीआई जो है हम लोग 2016 से इसका लेन देन करते हैं, तो इसका संचालन एनपीसीआई, यूपीआई का संचालन कौन करता है, जितना भी भुगतान जो आपका लेन देन होता है, भुगतान होता है, एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। और एनपीसीआई किसके अंदर काम करती है, तो आरबीआई के अंदर और भारतीय बैंक संघ के अंदर काम करती है। ये दोनों चीज आपको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार तो एनपीसीआई से अभी तो क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। एटीएम के बारे में भी बता दिए थे सबसे पहले, बार के लिए बैंक एटीएम का बहुत विस्तार वीडियो बनाया हुआ है, करेंट के ही माध्यम से जो भी हम बताते हैं, जो भी बात आता है हम इसको बता देते हैं। तो एटीएम के बारे में आपको बताए थे, ठीक है। एटीएम का जो पेपर था अपने इंडियन ही था, ठीक है, मेघालय के रहने वाले थे, इंग्लैंड में रहते थे, बार के लिए बैंक में सबसे इंडिया में जो है सबसे पहले एचएसबीसी बैंक आया था 1987 में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यूपीआई के बारे में आपको बताते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, हिटैची बैंक, ठीक है। ये जापान की कंपनी है, हिटैची पेमेंट सर्विसेज। एकदम स्पीड रही है, दिमाग को स्पीड रखिए, तब देखिए कैसे तैयारी होता है। आगे चलिए, कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में एशियाई, देखिए कोरिया गणराज्य के बारे में बोले, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 1945 के बाद जब कोरिया अलग हो गया, दो कोरिया बन गया, उत्तर कोरिया दक्षिण, 38वां समांतर रेखा से कोरिया अलग होता है, ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण। तो यही है आपका उत्तर कोरिया को जो है सन की है, ठीक है। तो आपका कौन खरूस है, उसके बाद में भी अभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोरिया गणराज्य में अभी प्योंगयांग में एशियाई टेबल टेनिस हो रहा था, जिससे हम लोग कांस्य पदक जीते हैं, और ओलंपिक के लिए अभी जानते हैं आप लोग कि ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो ओलंपिक के बाद पेरिस ओलंपिक होने वाला है, पेरिस 2024 में, तो उसके लिए हम लोग क्वालिफाई हो गए। तो अभी जो भी इवेंट हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी एशियाई खेल भी आपका चाइना में शुरू हो चुका है, ठीक है, भारतीय दल रवाना हो चुका है, तो ये भी चीज आपको याद करते चलना है। चलिए आगे चलिए, 48वां टोरंटो, अभी आपको कनाडा के बारे में बताया था, कनाडा का राजधानी ओटावा है, ठीक है। कनाडा और अमेरिका 49वां समांतर रेखा से क्या होता है, अलग होता है ना। वहां पे आपको झील वील के बारे में बताया था, तो वही का जो है एक तक जगह है मॉन्ट्रियल, सॉरी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, कनाडा में हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहता है, किसको, इसी फिल्म फेस्टिवल को। इसका स्थापना कब होता है, 1976 में होता है। 2023 में भारत का 6 फिल्म इसमें प्रदर्शित करना है, तो याद रखिएगा, टोरंटो कनाडा में हो रहा है। और राष्ट्रीय फिल्म के बारे में भी आपको इस बार हम बताए थे, जो आपको दिया गया था 2-3 आदमी को, ये वो वाला कौन था, पुष्पा द राइज, अल्लू अर्जुन को दिया गया ना बेस्ट एक्टर के लिए। अब बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आपका दिया गया था आलिया भट्ट को और कृति सेनन को, ठीक है। गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को और कृति सेनन को मिमी के लिए, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हम सारा चीज बता चुके हैं आपको। नेशनल अवार्ड अभी फिलहाल में एग्जाम में थोड़ा सा उसको पूछने का संभावना ज्यादा रहता है, फिल्म फेयर अवार्ड से ज्यादा उसका संभावना रहता है, थोड़ा एक बार आप लोग, ठीक है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मक्का निर्यात देश में प्रथम, देखिए मक्का उत्पादन कहेगा तो क्या कहिएगा, अमेरिका कहिएगा, और निर्यात में सबसे अधिक ब्राजील हो गया, ठीक है। ब्राजील को अभी ब्राजील लूला डी सिल्वा वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ब्राजील के बारे में फिर एक बार आपको दिखा दें, ब्राजील बहुत जरूरी देश है, ठीक है। ये आपका है ब्राजील, देखिए ये आपका ब्राजील है, ठीक है। यहाँ का राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। तो यहाँ का राजधानी ब्राजीलिया है, यहीं पे आपका अमेजन घाटी है, यहाँ का घास के मैदान को आपको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ये आपका पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ठीक है। यहाँ पे बोलिविया है, ठीक है। ये कोलंबिया है, ठीक है। ये वेनेजुएला है, ठीक है। ये सारा चीज आपको एकदम याद होना चाहिए, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। यहाँ आपका पेरू है, यहाँ पे आपका इक्वाडोर है, ठीक है। तो एक तरफ से ले सकते हैं ना, ये क्या कहिएगा, ये चिली, ये अर्जेंटीना के पराग्वे के सॉरी उरुग्वे के बाद पराग्वे बोलिविया के बाद अर्जेंटीना के बाद इधर क्या कहिएगा, इधर पेरू के बाद इक्वाडोर के बाद कोलंबिया वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है, ठीक है। यहाँ पे आपका सूरीनाम, ये एकदम सब आपको याद रखना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल भी याद रखना है। ये याद रखिएगा तो आपका क्या है ना, बहुत क्वेश्चन आपका इधर से बन जाएगा। तो ये पे आपका अमेजन घाटी है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है, आपका ऐसे बड़ी नदी भी कहिए या विश्व की चौड़ी नदी आपका अमेजन नदी है, जिसका लंबाई 64 एंडीज पर्वत से निकलता है। फिर आप अपना यहाँ पे बेलम घाटी है, यहाँ पे आके आपका अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाता है, तो ये याद रखिएगा। एक ओरोनिको बेसिन में है, यहाँ पे आपका वेनेजुएला में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी के साथ करंट पढ़िए, आपको इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, आपको बता सकते हैं, कोई भी चीजें रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज, ये आपका ब्राजील, देखिए ब्राजील से होकर 2 रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा गुजरता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको बता दें। टोटल इस कंटिनेंट में टोटल 13 देश है, 13 देश है, और दो ही ऐसा देश है जो भू आबद देश है आपका। एगो कौन सा हो जाएगा, क्या कहिएगा, एगो पराग्वे कर दीजिए,
देखो बोलोविया के जो समुद्र सीमा से नहीं लगता है, बाकी बताइए सारे समुद्र सीमा से लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पनामा भी नहर है। ठीक है, 1914 में निर्माण हुआ था पनामा नहर, आपको जानते ना, पनामा राजधानी सिटी है। ये आपका कोलंबिया है, कोलंबिया से पनामा को दो, यहाँ पे कोस्टा रिका है। ठीक है, यहाँ पे कोस्टा रिका है और यहाँ पनामा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। और सब सेंट्रल अमेरिका का देश है, आपको बोल दिए पहले। चलिए कहाँ चले गए, कहाँ से, हाँ तो बराबर। तो क्या हो जाएगा, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार जो है मक्का निर्यात देश में प्रथम स्थान कौन सा हो गया, ब्राजील हो गया। उत्पादन में अमेरिका हो जाएगा। भारत का स्थान कहवा है, 7वां है। भारत का, अगर भारत स्टेट में कहेगा कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मक्का करता था, कर्नाटक का दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको जानना चाहिए। ठीक है, मक्का क्या है ना, देखिए ब्राजील क्यों दिखा रहे थे यहाँ पे, क्या मक्का जो है ना, इसको बहुत विशेष पानी चाहिए। तो जहाँ पे आपका धूप पड़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब धूप पड़ेगा गर्म एरिया होगा तो वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब बारिश ज्यादा होगा तो वहाँ पे ये वाला फसल अधिक होगा, है ना। तो इसी वजह से ब्राजील अभी निर्यातक में नंबर 1 हो गया। अधिक उत्पादन करने वाला कौन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ के लुला डी सिल्वा आए हैं, ये भी G20 के सदस्य है, याद रखिए, भारत के साथ में ही रहते। चलिए आइए, ये क्या लिखा है भाई, देश के किस राज्य ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण के साथ साथ 1000 रुपए, देखिए झारखंड पहले जो है ट्रांसजेंडर को 1% का आरक्षण देने वाला कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक में अभी इलेक्शन हुआ, सिद्धरामैया वहाँ का जो है मुख्यमंत्री बने, आप जानते हैं। तो अभी क्या है ना, आरक्षण के ओबीसी सूची में ट्रांसजेंडर को रखा है हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार। और 1000 रुपया इसको मेडिकल का सर्टिफिकेट दीजिए और 1000 रुपया प्रति महीना आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये आपका ये हेमंत, ये जो है घोषणा किया है, तो ये बहुत अच्छा पहल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है। ट्रांसजेंडर को ओबीसी रखा है और ये झारखंड सरकार या हेमंत सोरेन का ये काम है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। झारखंड का राजधानी तो आपको जान, मान लीजिए झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरता है, याद रखिएगा। और झारखंड का जो राजधानी है रांची, आपको ये देखना है कि कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है कि दक्षिण में पड़ता है। आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा राजधानी है भारतीय, मतलब राज्य का राजधानी हो जाए कर्क रेखा के ऊपर में, कौन सा टाउन है, कौन सा बड़ा सिटी है जो कर्क रेखा के उत्तर है कि दक्षिण है। जब भी पढ़िए तो इस सब चीज को नोटिस करके पढ़िए। ठीक है, कि मिजोरम है तो उसका राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा का राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है कि नीचे है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तो ये सब चीज एकदम ध्यान नोटिस दे के पढ़ने का चीज। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, अभी बोल रहे थे ना आपको स्वच्छ वायु दिवस के बारे में। 99% लोग, पूरा देश का आबादी का अभी भी मतलब प्रदूषित वायु में सांस ले रहे थे। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 का थीम क्या था, टुगेदर फॉर क्लीन ईयर, ये याद रखिएगा। 2023 का थीम क्या हो जाए, टुगेदर फॉर क्लीन ईयर। इस बार चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। यूएनओ के महासभा में 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में दुनिया में कि 99% आबादी देखिए प्रदूषण में ही सांस ले रहा है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बहुत बार पूछता है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1981 में आया था। ये बात याद रखिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था ना, 1900 कितना में आया था, 1986 में। इसी वजह से वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण आएगा तो क्या कहिएगा, 1981 में आया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये चीज याद रखना है। G20 का मुख्य महासमन्वयक, देखिए अभी समन्वयक आ गया, आप 3 आदमी के बारे में बोल दिया ना, देखिए आपको सारा हम ऐसे ही करा देंगे। G20 का सरेपा अमिताभ कांत, G20 के क्या बोले थे वो, जो अभी इससे पहले आपको बताए थे। उसके बाद ये G20 का मुख्य महासमन्वयक कौन हो जाएंगे, हर्षवर्धन श्रृंगला। क्योंकि अभी जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र हुआ है, तो ये लोग का बहुत ज्यादा, इसका जो टीम है इसकी लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो बैटरी बिजली भंडारण योजना के विकास के लिए सरकारी सहायता योजना को मंजूरी दे दिया गया, ये भी याद रखिएगा। बैटरी बिजली भंडारण योजना, ठीक है, केंद्र सरकार का स्कीम है। बजट में भी इसके बारे में बात कहा गया था। इसमें क्या है ना, 4000 मेगावाट घंटा का जो है ऊर्जा का भंडारण करना है। ठीक है, सरकार का ये लक्ष्य है। 2023 से 31 तक 5 किस्तों में 23 मतलब 3760 करोड़ रुपया देना है। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्री, अभी बोले थे ना, भारत आसियान जो हुआ था आपका क्या 20वां सम्मेलन। ठीक है, अब पूर्वी एशिया कहेगा तो 18वां और आसियान कहेगा तो 43वां। तो अभी जो है भारत आसियान जो है सशक्त करने के लिए क्या सूत्री मांग का घोषणा किया है, 12 सूत्री। कौन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है सर, हम आपको सारा इंपोर्टेंट आपके पास हम रखते हैं भैया। ठीक है, थाईलैंड के किंग्स कप, देखिए अभी किंग्स कप हो रहा था, इंडिया सेमीफाइनल में हार गया था। ये फाइनल, ये जो कप हुआ है किसके साथ हुआ है आपका, वो आपका कौन हो जाएगा। हम लोग तो इराक के साथ हारे हैं ना, तो थाईलैंड भी जीत गया। ठीक है, तो ये आपको किसको हरा करके, यहाँ पे लेबनान को हरा करके
थाईलैंड जीत गया है और वहां पे ईरान हम लोग को हरा दिया था। तो ईरान और थाईलैंड के बीच फाइनल मैच संडे अभी आज ही होने वाला है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, होगा तो फिर हम आपको बता देते हैं। तो किंग्स कप कहेगा कि किससे संबंधित है, तो क्या कहिएगा फुटबॉल से भारत किसके साथ हुआ, तो इराक के साथ हम लोग हार चुके हैं सेमीफाइनल में, ये थाईलैंड में ही आयोजित हो रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसका स्थापना 1968 में हुआ था। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है फुटबॉल से, है क्यों, है कि नहीं है। फुटबॉल में भारत का स्थान क्या फीफा में 99वां है ना, तो याद रखिएगा। नंबर 1 में अभी आप अर्जेंटीना, याद रखिएगा। वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमा के निकट जो है एक मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल कर रहा है, क्योंकि G20 का अध्यक्षता हो रहा है। पूरा सुरक्षा चाहिए, असुरक्षा के लिए पूरा पाकिस्तान और चाइना वाला जो है बॉर्डर सील कर दिए, क्योंकि उधर से जो है ना हम लोग को बदनाम करने के लिए उधर से वो लोग नाकाम कोई साजिश कर सकता है। इसी वजह से वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा, वायुसेना द्वारा त्रिशूल आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे दिल्ली को सील कर दिया गया, पूरा ट्रेन का रूट चेंज कर दिया गया, क्योंकि पूरे दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर सब कुछ दिल्ली में आए हुए हैं। अगर यहाँ पे कोई भी घटना घट जाता है तो अपना देश का छवि खराब होगा, है कि नहीं है। तो ऐसा करने के लिए थोड़ा सा हाईटेक होना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार जो है अपना बॉर्डर को पूरा ध्यान दिया हुआ है, और एक सैन्य अभ्यास त्रिशूल, तो याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो क्या कहिएगा आपको, वायुसेना द्वारा। ठीक है, ये 4 से 14 सितंबर तक सैन्य अभ्यास चलेगा। ठीक है ना, एकदम ये सब चीज एकदम हाईटेक रहना है। तो ये देखिए एक मुआ को देख लीजिए, इस के बारे में भी आपको अभी बताता। यहाँ पे बैठ के सब कुछ G20 शांति की बात हो रहा है, देश में कैसे शांति पहुंचेगा। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं, और ये परमाणु बम का जो है परीक्षण करने में लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा परमाणु मतलब पनडुब्बी का परीक्षण किया जो समुद्र के अंदर से परमाणु मतलब हथियार दाग सकता है, समझे। तो आ गया खबर में, तो उसके बारे में भी बात आपको अभी करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भोपाल में स्वच्छ वायु इंटरनेशनल स्वच्छ वायु के बारे में बताया ना, दिवस 7 सितंबर को। तो हम लोग का भारतीय जो है आपका जलवायु जो परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी भोपाल से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिए हैं 2023 के लिए, और फर्स्ट श्रेणी में आपको इंदौर को मिला है। याद रखिएगा, अमरावती को जो है दूसरे स्थान पे मिला है मुरादाबाद, और तीसरे स्थान में परवाणु को मिला है जो आपका हिमाचल प्रदेश में। पहला स्थान, दूसरा श्रेणी, तीसरा श्रेणी क्या होता है पता, पहला श्रेणी 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले स्तर को पहला श्रेणी कहते हैं, 3 लाख से 10 लाख के भीतर में जो भी आएगा उसको दूसरा श्रेणी कहते हैं, और 3 लाख से कम आएगा तीसरा श्रेणी कहते हैं। तो इंदौर को मिला है, आगरा को मिला है, ठीक है, और उसके बाद आपको मुरादाबाद को मिला है आपको पहला श्रेणी में, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका जो है इंदौर इस सब चीज में, क्योंकि देखिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार, ये सब चीज इंदौर को, स्वच्छता पुरस्कार रिकॉर्ड 6 बार आपको इंदौर को मिलता है। ठीक है, तो इंदौर के बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ये अपने शिवराज सिंह चौहान है, ये कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री। अभी इलेक्शन माना 2002 से लेके अभी तक ये गद्दी पे बैठे हुए हैं। देखिए इस बार इसके साथ क्या घटना घटा। ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा। 3 श्रेणी में, तो पहला श्रेणी में आपका इंदौर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, फिर आपका मुरादाबाद हो जाएगा। दूसरा श्रेणी में आपका अमरावती है, ठीक है ना, और मुरादाबाद है, ठीक है, ये आगरा बोले थे, इंदौर है, आगरा है, उसके बाद मुंबई के ठाणे है, तो मुरादाबाद में तो दूसरा श्रेणी, अमरावती मुरादाबाद ये सब दूसरा श्रेणी में। पहला श्रेणी में इंदौर है, आगरा है, मुंबई के ठाणे में जो पहले बार जो है आपका 1953 में जो पहला आपका रेल चला था। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। 16 अप्रैल 1953 को थाने से पहला रेल चला था 34 किलोमीटर, याद रखिएगा, 4 डिब्बा था, है ना। तो यही है मुरादाबाद, और परमाणु को तीसरा श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट यही अभी सांची के बारे में बात करें, सोलर सिटी पहला सांची में, याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी 8 सितंबर को 1967 से रेगुलर मना रहे हैं, 66 को घोषणा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बता देते हैं। भारत का कुल साक्षरता दर अभी कितना है, 74.04 है। इसका कुछ इंफॉर्मेशन है, बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग, पहले भी हम करा चुके हैं। देखिए इसका डिटेल जाइए, मेरा जो वीडियो बना हुआ है आपको एकदम मस्त से हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए 1965 में ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, आपको पता है अभी ब्रिक्स का सदस्य का समूह का सदस्य बना दिया गया इसको, ईरान को 6 सदस्य में से सदस्य। ईरान का राजधानी तेहरान में शिक्षा मंत्रियों का वैश्विक सम्मेलन हुआ था, सबसे पहली बार इस प्रस्ताव को रखा गया 1965 में। कहाँ पे, ईरान की राजधानी तेहरान में। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को ने 1966 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में 8 सितंबर को मनाने का को किया, और 1967 में जो है ये पहली बार मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा को SDG 4 में रखा गया है। अभी आपको SDG के बारे में बताए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है। पहले में क्या बोले थे, गरीबी करना है, दूसरे में अब भूखमरी खत्म करना है, तीसरे में स्वास्थ्य रखना है, और शिक्षा चौथे में आ जाएगा। तो शिक्षा को SDG 4 में रखा गया है। कब तक शिक्षा प्राप्त करना है, SDG गोल 2030 तक, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे विश्व में कुल 771 मिलियन लोग अभी भी निरक्षर है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। कितना मिलियन कहेगा, तो 771 मिलियन। यूनेस्को के मुताबिक सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने में 50 साल का समय और लगेगा। पूरे विश्व में अगर
100% साक्षरता पाइएगा तो 50 साल का समय और देना पड़ेगा अभी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण एक रिपोर्ट जारी करती है, उसके अनुसार भारतीय साक्षरता दर 77.7 है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज के बारे में जान लीजिए। अगर आपको कोई कहता है कि भारत का साक्षरता दर जनगणना के हिसाब से बताइए तो 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत का साक्षरता दर 74.04 है। पुरुष का कहेगा तो क्या कहिएगा, 82.14 है, और महिला का कहेगा तो क्या कहिएगा, 65.40 है। 65 कितना है, 40 है, ये याद रखिएगा। ये 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं पे कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा तो क्या कहिएगा, 77.7 है, क्योंकि जनगणना तो 2011 में हुआ था, 21 में होने वाला था, अब हुआ नहीं है, कुछ टेक्निकल मतलब कोई समस्या रहा होगा, कोविड आ गया था, ठीक है ना, तो इसी की वजह से अब आएगा तो होगा। तो सबसे अधिक भारत का जनसंख्या किसके पास, केरल के पास है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो मिजोरम का तिरछिप है, और सबसे कम कहेगा जनसंख्या मतलब साक्षर जिला तो क्या कहिएगा, आपका अलीपुर राज्य आपका मध्य प्रदेश में है, वो आपका हो जाएगा, है कि नहीं। और सबसे अधिक केरल का कितना है, तो कितना है, 93.91, तो वही देखिए 93.91 आपका वहीं पे है आपका केरल में। और केंद्र शासित प्रदेश में कहेगा तो लक्षद्वीप, और सबसे कम कहेगा तो कह दीजिएगा बिहार है, कहानी इसका गड़बड़ है, ठीक। तो यही है भारत का सबसे कम साक्षरता जिला कौन है, अलीराजपुर है, जो आपको हम बता चुके हैं। यूनेस्को के अनुसार भारत सार्वभौमिक कब तक प्राप्त करेगा, 2000 से। बार बार यूनेस्को आ रहा है, तो यूनेस्को थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, बहुत बार इसको हम बता चुके हैं। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका स्थापना 1945 में, महानिदेशक आंद्रो ओजुले है, इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। ये सारा चीज यूनेस्को ही द्वारा किया जाता है, ठीक है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची, एक यूनिसेफ है जो बच्चे के लिए करता है, जो आपका इमरजेंसी फंड होता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वो अलग चीज है, ये यूनेस्को की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2006 तक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भारत का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर हो जाएगा, सबसे अधिक साक्षर जिला मिजोरम के क्षेत्र में है, ठीक है। मिजोरम का राजधानी आप लोग जानते हैं, ठीक है। केरल साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। इस वर्ष का थीम क्या रखा है, संक्रमण काल से गुजरे विश्व को साक्षरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये आपका थीम याद रख लेना है। साक्षरता में हम लोग का स्थिति बहुत गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फिल्म यानी स्मार्ट लैंडिंग, ठीक है, उसके बाद स्मार्ट लैंडिंग, और आपका ये अगला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेशन मून नाम से मून लैंडर का लॉन्च किया जाएगा किस जापान ने। क्योंकि देखिए भारत में जैसे हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए 23 अगस्त को, उसके बाद जो है एक देश में पूरा विश्व में एक अलग ही जो है उसका क्या हो गया है, उसका जो है एक अलग प्रभाव पड़ा है। तो 2023 को जो है मून मिशन का वर्ष भी कहा जा रहा है। आपका रशिया भी किया था, लूना 25 उसका करेक्ट हो गया हुआ ना। उसी तरह से अभी जापान जो है अपना फिल्म नाम का एक जो है मून मिशन किया है, जिसको हम लोग स्नाइपर भी कहते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन है, ठीक है। जापान सरकार की है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। जापान का प्रधानमंत्री कौन है, फोमियो कुशिडो है, ठीक है, जान जाइए। जापान का राजधानी टोक्यो है, ठीक है। हाँ, होन्सु वहाँ पे 2-4 को द्वीप है, होकोडू पे है, होन्सु द्वीप है, शिकुको है, क्यूशु है, उसको हम बड़ा बढ़िया से आपको बता चुके हैं। नीचे में जाइएगा आपको सब मिल। मून लैंडर H2A रॉकेट के जरिए तेनगासीमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। कहेगा कि जैसे हम लोग किस में भेजे थे, अभी बोले ना SLV, क्या बोलता है इसको, LVM से भेजा था ना, LVM Mark 3 है ना, LVM Mark 4 से है ना, LVM 3 से भेजे थे हम लोग चंद्रयान 3 को। तो अपना कब गया था, अभी गया था ना अपना 14 जुलाई को गया था, और 23 अगस्त को पहुंचे हैं। दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाले विश्व के पहले देश बन के हम लोग लैंडर को 3 तक के लिए अभी रेस्ट में भी रख दिया गया है, क्योंकि चंद्रमा में 14 दिन का दिन और 14 दिन का रात होता है। तो अभी क्या चल रहा है वहां पे, अभी रात चल रहा है। जहाँ पे अब रात चलेगा तो वहाँ पे सूरज की किरण पड़ेगा नहीं, तो अपना जो विक्रम चलेगा तो विक्रम को कैसे मिलेगा सनलाइट, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अभी उसको तब तक के लिए निष्कर्ष कर। तो ये लोग जो भेजा है, तो इसको किसने H2A रॉकेट से भेजा है, तेनगासी अंतरिक्ष से भेजा है। इस मून को स्नाइपर भी कहा जाता है। फिल्म को 100 मीटर के अंदर इसको लैंडिंग कराना है। 831 करोड़ का खर्चा हुआ है। फिल्म का मतलब होता है स्मार्ट लैंडिंग इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन करते हैं इसको, ठीक है। जापान द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लूना 25 को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन बैठ गए थे, अब बताइए, नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में, ठीक है, अपोलो 11 से। नासा का मून मिशन था, याद रखिएगा, ठीक है ये बात। और अच्छा, दूसरा कहेगा कि चंद्रमा पे कदम रखने वाला तो कौन, क्या कहिएगा, बज एल्ड्रिन था, ठीक है। ये बात आप लोग को पूछना, याद रखिएगा, ये सब चीज याद रखना चाहिए। ये हीरो किम कुन, ये इसी के बारे में आपको बोल रहे थे, जिम की मून के बारे, यही है सन की, ये सन की गड़बड़ कर दी है। देखिए ये सन की क्या किया ना, हीरो किम कुन, ओके, परमाणु पनडुब्बी किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तर कोरिया हो जाएगा, ठीक है। ये जो है परमाणु पनडुब्बी है, एक नया हथियार बनाया है इसको, है ये
जापान को, मतलब जापान करते हैं, ये जो है आपका दक्षिण कोरिया को इनको नहीं देख पाता है, चाइना के सपोर्टर में रहता है, ठीक है। तो अब ये आपका परमाणु पनडुब्बी का क्या किया है, ये परीक्षण किया है, तो ये बात आपको याद रखना है। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी की बाघ नस्ल को किस देश से लाने का घोषणा किया है। देखिए ये सब चीज हम लोग का विरासत का चीज है। शिवाजी जैसा महान योद्धा इंडिया में उस समय नहीं था, जो बीजापुर के इतने बड़े सेना नायक यानी अफजल खान को, बीजापुर का जो है वहाँ पे जो आदिल शाही था तो बहुत बड़ा सेना, अब ये सेना अधिकारी था, ठीक है, मतलब सेना का प्रमुख था, अफजल खान को मारने के लिए भेजा था। इसी बाघ नस्ल से जो है उसको मार के वहीं पे ढेर कर दिया था। तो उसी का बाघ नस्ल जो है इंग्लैंड में चला, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे चला गया था, बहुत सारा चीज किया, बहुत सारा स्टेचू है, अभी तक कोई नूर हीरा रह के रखा दे ही नहीं रहा है। तो लोग एगो होता है ना, एगो ढीठ है, इतना बड़ा ढीठ है, अपने से दे देना चाहिए। एक तो इतना दिन रात करके सारा चीज उठा के लाए हैं, अभी शर्म उड़म है तैयो रखे हुआ। अब अपना भारतीय मूल के वहाँ के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक जी, अभी फ्री ट्रेड हम लोग का जो होने वाला है ब्रिटेन के साथ, ठीक है, बात चल रहा है। अगर सारा चीज हो तो एक, क्योंकि जो संतावना हम लोग को जो अपने भारतीय मूल का है और हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं, ठीक है, कई बार जो है अभी एक मुरारी बापू है गुजरात के हैं, ठीक है, अभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो अपना जो है वो कर रहे थे, ठीक है, अपना जो है वो होता है ना धार्मिक सभा कर रहे थे, तो उसी में कहते ऋषि सुनक तो वो जो है जय सिया राम का नारा लगाए वहां पे, समझे। तो इससे क्या है ना कि एक जो है भारतीय मूल का होने का एक एहसास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सके वहां से बहुत सारा चीज आए, क्योंकि ऋषि सुनक अपना भारतीय मूल का है, मालूम है आप लोग को, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री बने जो है तो ऋषि सुनक के बारे में एक आपको कहावत बता देते हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे तो एक कुत्ता के साथ जो है सबसे पहले पार्लियामेंट में वहां पे गए थे, ठीक है। और ये उस वजह से गए थे, जब लोग यहाँ पे राज करता था तो हम लोग का तो रेस्टोरेंट होता था ना, वहां पे लिखा हुआ रहता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, समझे। उसी चीज को ट्विटर में जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बने, ठीक है, उसके बाद ये जो कुत्ता के साथ जो पहुंचे वहां पे, ठीक है, तो ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ऋषि सुनक। देखिए यही है, इसी को आप मतलब हम लोग को कुत्ता के साथ साथ इंडियन को क्या किया था, संदर्भित किया था, जब हम लोग उसके गुलाम थे तो वही कुत्ता को लेके पहुंचा था, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, बात जान लीजिए। कहने का मतलब है कि ऋषि सुनक है तो हो सके कुछ हो, अभी इंडिया आए भी है ऋषि सुनक जी, ठीक है, G20 जो चल रहा है तो हो सके कुछ। तो वही बात है, शिवाजी का जो है ना अभी आपको दिया जा रहा है क्या, यूके से लेके आएगा आपका, देखिए यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, थोड़ा सा जान। आप ये देख रहे हैं बढ़िया से देख लीजिए, ये जो नीचे है ये आपका इंग्लैंड है, ऊपर में है स्कॉटलैंड है, और इधर जो है आपका वेल्स है। तो आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिला के आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। यहीं पे उत्तरी आयरलैंड मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यूके। उत्तरी आयरलैंड ये है, ये आयरलैंड। कभी समय मिलेगा तो उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड का बताएंगे। यहीं पे आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, यही यही आपके जो है आरती सात के आपका इंग्लिश अगर है ये आपको जानना है। यहाँ पे आपका फ्रांस बोलते हैं ना, क्या ये इंग्लिश चैनल किसको जो अलग करता है, तो इंग्लैंड और फ्रांस को, फ्रांस है ये आपका इंग्लैंड है। यहाँ पे आपका इधर इधर वाला जो है इधर वेल्स है, इधर स्कॉटलैंड है, इधर इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड कहेगा तो सिर्फ इसको कहिएगा, आपको कहेगा ग्रेट ब्रिटेन है तो आपको स्कॉटलैंड और वेल्स को मिला दीजिएगा। ये पे कहेगा कि आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है तो आयरलैंड तो आपका हो जाएगा। बहुत बार आदमी को कंफ्यूजन आता है, इसी वजह से मैं आपको बता दिया, ठीक है। और ये आपका जुटलैंड प्रायद्वीप है ऊपर से। चलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो सारा चीज, तो इसके बारे में हम शिवाजी के बारे में, मराठा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये 1627 से जन्म लेने के बाद 1680 में इसका मृत्यु हो जाता है। फिर इसका बेटा संभाजी, फिर साहू जी के साथ ताराबाई का लड़ाई होता है, खेरा का युद्ध होता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। हम सारा चीज उसमें बता चुके हैं। अगर आपके पास समय है तो मेरा जो वीडियो है, क्योंकि डेली हम करंट लेके आते हैं, 4 5 5 7 क्वेश्चन कराते हैं, हमको आधा घंटा से ज्यादा लग जाता है। और जितना स्पीड में अभी बोल रहे हैं तो वहां पे भी उतना ही स्पीड में बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम आप तक पहुंचा दें, ठीक है ना। तो यही चीज है, यही है शिवाजी 74 में गद्दी पे बैठे थे, मराठा साम्राज्य का स्थापना की, ठीक है। अष्टप्रधान जो है मंत्री परिषद ये स्थापित किया था, ठीक है ना। ये जो है इसका जो पहला पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथन थे, ठीक है। फिर ये आपका फिर बाजीराव हो जाएंगे, फिर बालाजी बाजीराव हो जाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो है अब ये अष्टप्रधान का बहुत ज्यादा फेमस रहा है ना। देख लीजिएगा अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे, नहीं होते थे तो आप लोग जैसे सुमंत होते थे, विदेश मंत्री है ना, उसके बाद ये आपका वित्त मंत्री होता, ये सब चीज देख लीजिएगा, ठीक है। पंडित राव होता था, टोटल 8 होता था, ठीक है, 8 मंत्री होता था। छत्रपति शिवाजी
इस खंजर का प्रयोग 1659 ईस्वी में किसको मारने के लिए किया था? अफजल खान को। अफजल खान कौन था? बीजापुर का जो है सेनानायक था, ठीक है। वो आदिल शाही वंश का, वो वहां पे आदिल शाही वंश चलता था बीजापुर में। शिवाजी के जो है पिता जो थे, ठीक है, शाहजी भोसले, वो बीजापुर के ही वहां पे जागीर में काम करते थे, और शिवाजी कहीं से भी नहीं चाहते थे कि मेरे पिता वहां पे काम करें, और ये लोग पुणे में कराने थे, क्योंकि पुणे में जो है शिवाजी का सिवनेर दुर्ग में जन्म होता है, आप लोग सब जान लीजिए 1627 में। देखिए हम भी अब थक गए हैं, ज्यादा बोलने के सक्षम है नहीं, तो आप लोग का शायद क्वेश्चन भी हो गया, कुछ है नहीं, तो वीकली कंपेलेशन हो गया। फिर आप फिर मिलते हैं मंडे को, पूरा आपका फिर से वीकली आपका डेली होगा करंट, फिर से कंपाइलेशन संडे के दिन करते हैं, रिवीजन हो जाता है। तो देखिए, देखने के बाद कुछ अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, ठीक है। और अपना दोस्त यार के साथ जरूर शेयर वेयर जरूर किया कीजिए। फिर मिलते हैं मंडे के दिन नया करंट समसामयिक घटना लेकर के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।